हमने पिछली क्लासेस में जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था अच्छा, जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस कर रखी हैं उनको उनके लिए रिवीजन है। जिन्होंने नहीं कर रखी हैं उन्हें वो करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि उसके करे बिना हो जाएगा, करनी तो उन्हें पड़ेंगी। हम बस केवल और केवल यहां पर एक क्विकली रिफ्रेशिंग कर रहे हैं। ओके साहिल, कुछ नोट नहीं करना, ये नोट्स भी आपके पास शेयर हो जाएंगे। ओके तो सबसे पहली बात उठती है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कंपनी के फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कंपनी के फाइनल अकाउंट्स की। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं इसमें क्या क्या चीज बनती है? इसमें एक बनता है एसपीएल, एक बनता है बैलेंस शीट और एक बनते हैं नोट्स। मन में विचार आता है, सर कैश फ्लो नहीं बनती क्या? क्या कैश फ्लो भी हमारे पास बनती है कि नहीं बनती है? तो जवाब है कि कैश फ्लो भी बनती है, पर वो शेड्यूल 3 का पार्ट नहीं होता। ओके इसका मतलब हम जब फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं एज पर शेड्यूल 3, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या बोलते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ उसमें बोलते हैं एसपीएल, बैलेंस शीट और नोट्स। यही 3 चीज बोलते हैं। हम इंटरमीडिएट में जब बात कर रहे हैं तो कंपनीज प्रिपेयर करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंटरमीडिएट में बनाती हैं वो कैसे बनाती हैं? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी हम एज पर एएस बनाते हैं, एज पर इंड एस नहीं बनाते। इंड एस हम बाद में सीए फाइनल में करेंगे। इनका फॉर्मेट क्या होता है? इनका फॉर्मेट शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 का होता है। मुझे बताइए, ये जो हम बना रहे हैं इसके पीछे हमारी माइंड ऑफ बैक ऑफ द माइंड में कौन लोग हैं जिनके लिए हम बना रहे हैं, जिनके लिए हम ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? वो 7 लोग हैं, और वो 7 लोग का नाम है इन्वेस्टर, लेंडर, एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर, पब्लिक एंड गवर्नमेंट। हम इनके लिए ही काम कर रहे हैं। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्वालिटी कौन सी है? उसे बोलते हैं क्वालिटी एज पर फ्रेमवर्क। हमारे पास उनके अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर हमारे पास जब बनाते हैं तो उसमें रेलेवेंट होना चाहिए। जो जो चीजें डाल रहे हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए। ये सारी उसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ये थ्योरेटिकल पॉइंट था, नॉट नीडेड, अदरवाइज ये अलग से भी डिस्कशन किसी और जगह पर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसका नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमेशा किसके लिए होता है? फॉर पर्टिकुलर पीरियड होता है। मजे की बात तो यह है कि इसमें हमारे पास एक इनकम्स होती हैं जिसका टोटल होता है टोटल इनकम्स। इसमें आप लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ये पर्टिकुलर्स है, उसका नोट नंबर यहां पर लिखते हैं और उसका अमाउंट यहां लिखते हैं। मुझे फटाफट से बताओ, इन्वेस्टर के बाद क्या लिखा है? इन्वेस्टर के बाद लिखा है लेंडर्स, जिन्होंने पैसा हमको लेंड किया है हाँ, तो मुझे फटाफट से बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आप क्या समझते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है जो हमारा मुख्य धंधा है। तो मुख्य धंधे में क्या क्या चीज आ गई हमारी? मुख्य धंधे में हमारे प्रिंसिपल ऑपरेशंस आ गए, तथा इसके साथ जो इंसिडेंटल है, जो एंसिलरी है, जो ऑक्सिलरी है, साथ चिपका हुआ है, वो भी हमारे पास आता है। इसके अंदर हम एक्साइज ड्यूटी नहीं लेते, इसके अंदर हम जीएसटी नहीं लेते। ओके, तो ये सब चीजें आती है। इसमें ग्रांट्स को लेते हैं, भारत सरकार जो हमें चंदा देती है, क्योंकि वो चंदा हमारे मुख्य काम की वजह से मिलता है, इसलिए ग्रांट्स यहां पर आती है तो यहां हमने ना सारी आइटम की एक शॉर्ट में डिटेल दे दी कि इसमें सेल ऑफ गुड्स आएगा, सर्विसेज आएगा, फैक्ट्री स्क्रैप आएगा, बाय प्रोडक्ट आएगा, गवर्नमेंट ग्रांट्स आएंगी। अदर इनकम में क्या आएगा? इसमें अदर देन आरएफओ की चीजें आएंगी, जैसे कि ब्याज आएगा, डिविडेंड आएगा, ट्रांसफर फीस। वो जो शेयर एक दूसरे को बेचते हैं, क्या कंपनी उसके बदले में ट्रांसफर फीस लेती है? द आंसर इज यस। सेल ऑफ स्क्रैप आरएफओ में दिया है ऑनलाइन कहीं जगह पर। यश जो सेल ऑफ स्क्रैप है ये 2 तरह का होता है। एक बच्चे मेरे पास भी 2 जगह पर आ रहा होगा। सेल ऑफ, देखो, ऑफिस स्क्रैप और सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। दोनों में अंतर बताओ फटाफट से क्या है? फैक्ट्री स्क्रैप कौन सा है?
जो कबाड़ फैक्ट्री से निकल रहा है वो हमारा एंसिलरी है, इसलिए वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। लेकिन जो ऑफिस में रद्दी निकल रही है वो कौन सी चीज है? जो ऑफिस की रद्दी है वो बेसिकली कौन सी है? वो आपका अदर इनकम है। ओके अगर ऑफिस नहीं लिखा है तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग का धंधा कर रहे हैं तो ये फैक्ट्री का स्क्रैप होगा, और अगर ट्रेडर है तो फिर फैक्ट्री का तो कुछ होना ही नहीं है उसके अंदर। ओके चलिए, तो हम अपने पास बोल रहे हैं कि हमारे पास एक आइटम कौन सी आ गई? अदर इनकम। अदर इनकम में बाकी सब चीजें आ गई। जैसे कौन कौन सी आ गई? जैसे इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, ट्रांसफर फीस आ गया। ट्रांसफर फीस मैंने बता दिया, शेयर एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। डिस्काउंट की इनकम भी आ गई, अगर कोई डिस्काउंट की इनकम है, या इसके अलावा रेंटल इनकम है, आपने कोई चीज किराए पर दे रखी है तो वो रेंटल इनकम भी यहां पर आ सकती है। कोई गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट भी आएगा। लॉस ऑन सेल को माइनस करने के बाद जो एक्सेस गेन है वो यहां पर आएगा। और ऑफ कोर्स बिटकॉइन का भी गेन अगर कोई होगा तो वो भी यहां पर आएगा। हाँ बिल्कुल अंकुश, फैक्ट्री वाले ऑपरेशन की वजह से स्क्रैप है तो ऊपर आएगा। इसके अलावा हमारे बेड डेट रिकवर्ड भी यहां पर आएंगे। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, बिटकॉइन, सेल ऑफ ऑफिस स्क्रैप भी आएगा। मुझे बताओ नेगेटिव आइटम भी क्या हो सकती है? क्या कभी इनकम भी नेगेटिव हो सकती है? जवाब है हाँ, इनकम भी नेगेटिव हो सकती है। जो इनकम आपने किसी से ली थी अगर वो रिटर्न करनी पड़ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? कि वो हमारी इनकम नेगेटिव हो गई। नेगेटिव इनकम भी इधर ही माइनस की जाएगी, वो भी यहां पर माइनस हो जाएगी अगर कोई नेगेटिव इनकम है। ध्यान देना, रेंटल इनकम रिटर्न, शिवांग, रेंटल इनकम रिटर्न, रेंट पेड नहीं बोल रहा। रेंट पेड तो खर्चा हो गया, वो अलग नेचर का है। रेंटल इनकम रिटर्न, ओके, वो हमारे पास यहां पर आएगी। तो हमने कहा हमारे पास ये सब चीजें यहां पर चली आती हैं। ट्रांसफर फीस मैंने बताया बेटा साहिल, एक आदमी दूसरे आदमी को शेयर जब बेचता है तो कंपनी रिकॉर्ड बनाती है अपने पास, तो बेचे दो लोगों ने हैं, रिकॉर्ड कंपनी बना रही है, उसके बदले में वो चार्जेस लेती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर फीस। ओके खर्चों के ऊपर आइए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहला खर्चा कौन सा है? मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल। कौन सा खर्चा है ये रॉ मटेरियल है। ध्यान देना, इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां क्या लिखा है? वर्ड कंज्यूम्ड। मुझे फटाफट से बताओ, कंज्यूम्ड का मतलब कैसे होगा? परचेज नहीं है, कंज्यूम्ड का मतलब है इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या इसमें कैरिज इनवर्ड आएगा? द आंसर इज नो। बताओ कैरिज इनवर्ड कहां जाएगा? कैरिज इनवर्ड जाएगा हमारे पास अदर एक्सपेंसेस में, यानी यहां पर आएगा कैरिज इनवर्ड। देखिए यहां पर आया हुआ है कैरिज इनवर्ड, तो अदर एक्सपेंस में जाएगा वो। इसके अलावा क्या ओपनिंग और क्लोजिंग का डिस्क्लोजर आवश्यक होता है? फटाफट से बताओ, क्या ओपनिंग और क्लोजिंग का डिस्क्लोजर आवश्यक होता है? द आंसर इज नो। कर दोगे तो कोई रोक टोक भी नहीं है। हाँ पल्लवी बेटा, ट्रांसफर फीस पे और चर्चा करनी है तो आप पुराने वीडियोस देखेंगे। ओके, ये रिवीजन वीडियो है खाली। अच्छा फिर इसके बाद बात आती है कि अगर कोई परचेज है स्टॉक इन ट्रेड की तो वो भी आएगी। मुझे फटाफट से बताओ, ये कंजम्पशन लिखी है कि परचेज लिखी है? ये लिखा है परचेज। अगर ये परचेज लिखी हुई है तो क्या इसके अंदर हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करेंगे? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब यह कि जो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर स्टॉक का पॉइंट था वो कहां जाएगा? वो चेंज इन इन्वेंट्री में जाएगा, उसकी जगह अलग है। अच्छा, फिर बारी आती है कि सर परचेज लिखा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये परचेज रॉ मटेरियल की है या ये परचेज स्टॉक इन ट्रेड की है? भाई सवाल में लिखा हुआ है परचेज, हमें कैसे पता चले कि ये कौन सी परचेज है? भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है खाली परचेजेस। हाउ डू वी नो कि ये परचेजेस रॉ मटेरियल की है या परचेजेस स्टॉक इन ट्रेड की है? तो सुनो, सवाल का एम्बियंस देखना पड़ेगा। अगर उसमें खर्चे या उसमें कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वेजेस पे कर दिए, जैसे कुछ हमने मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे पे कर दिए, जिससे पता चलेगा कि ये फैक्ट्री चला रहा है। अगर ये फैक्ट्री चला रहा है तो परचेज किसकी मानी जाएगी? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन के माहौल से देखेंगे कि अगर ये फैक्ट्री चला रहा है तो कहां पर जाएगा? फिर ये हमारे पास रॉ मटेरियल का होगा।
लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसे फील नहीं आ रहा मुझको, तो फिर मैं उस परचेज को रॉ मटेरियल का परचेज मानूंगा या मैं आपको स्टॉक इन ट्रेड का परचेज मानूंगा? फिर मैं स्टॉक इन ट्रेड का परचेज मानूंगा। ये वैसे क्या होता है? ये होता है कच्चा माल ये होता है कच्चा माल, और ये क्या होता है? ये होता है पक्का माल। आई होप आपको मालूम है कि कच्चा माल रॉ मटेरियल है और यह है पक्का माल। क्या हम पक्का माल भी खरीद लेते हैं बेचने के लिए? हाँ, हम पक्का माल भी खरीद लेते हैं बेचने के लिए। फिर आती है चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो कि हमने अपने पास रॉ मटेरियल का तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग एडजस्ट कर दिया था, लेकिन इसका एडजस्ट नहीं किया था, देयरफॉर वो अपने पास यहां पर जाएगा। इसी में फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, सबका ओपनिंग लेस क्लोजिंग आएगा। और फिर से क्या डिस्क्लोजर चाहिए? फटाफट से बताओ, क्या ओपनिंग और क्लोजिंग का डिस्क्लोजर चाहिए? द आंसर इज नो, वो डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। इसके अलावा आता है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज के खर्चे। काम की बात इसमें यह है, डायरेक्टर और ऑडिटर्स क्या एम्प्लॉयज हैं? फटाफट से बताओ, क्या हम अपने पास यहां पे डायरेक्टर ऑडिटर को एम्प्लॉय बोलते हैं? नहीं बोलते, उनका खर्चा यहां नहीं आएगा। तो यहां कौन कौन से आ गए? इनके सैलरी आ गई, वेजेस आ गए जो डायरेक्ट होते हैं वो भी यहां पर आ गए। इसके अलावा एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन का कोई हमने ग्रांट कर रखे थे उनको स्टॉक ऑप्शंस, वो भी आ जाएंगे। प्रोविडेंट फंड भी आ जाएगा, स्टाफ वेलफेयर के खर्चे भी आ जाए, एम्प्लॉय के और वेजेस के सभी खर्चे यहां पर आ जाएंगे। हाँ मिताली बेटा, अभी तो बताया ना, खाली परचेज लिखा है तो क्या करना। तो आप थोड़ा फिर दोबारा इस वीडियो को देखना, ठीक है? अभी इतना ध्यान से समझाया कि एम्बियंस को देखना है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, रिवीजन वीडियो है, अगर मैं इसे अननेसेसरी लंबा करता जाऊंगा ना तो रिवीजन वीडियो का पर्पस पिट जाएगा। ओके, इसका मतलब अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, वीडियो रोककर दोबारा पीछे चले जाओ, नहीं तो अपने पास जो पुरानी क्लासेस डिटेल में कर रखी है वही देखना पड़ेगा। ओके जीत। अच्छा, फिर आता है फाइनेंस के खर्चे। तो फाइनेंस के खर्चे कौन से हैं? जैसे ब्याज का खर्चा है, जैसे प्रोसेसिंग फीस है। आपको मालूम है जब आप लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस भी देते हैं, सीए भी पैसे लेता है, ये सब फाइनेंस के खर्चे होते हैं। डेप्रिसिएशन जो लगती है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे लगती है, अमॉर्टाइजेशन जो लगती है वो इंटेंजिबल पर लगती है। प्रॉपर्टी प्लांट में क्या क्या आता है? प्लांट, फर्नीचर, इसमें आता है गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क्स वगैरह वगैरह, वो सब इसमें आते हैं। अदर खर्चों में कुछ बचे हुए खर्चे हैं, जैसे कि बेड डेट्स, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डायरेक्टर के एक्सपेंस, ऑडिटर के एक्सपेंस, प्रोविजन का बनना, डिस्काउंट अलाउड, सीएसआर का खर्चा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स का खर्चा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ का खर्चा, कैरिज इनवर्ड का, आउटवर्ड का, बाकी सब खर्चे इसी में चले जाते हैं। दीज आर योर बेसिकली जनरलाइज। खुशी, सीए फीस लोन के लिए है तो ऊपर है, ये सीए फीस किसके लिए है? ये लोन के लिए है। ओके, अगर सीए ने फीस ली है ऑडिटर के रूप में तो ये ऑडिटर का खर्चा यहां पर आएगा, यानी ऑडिटर की फीस यहां पर आएगी। ओके, मुस्कान कह रहे हैं क्या इसमें और भी हो सकते हैं? हाँ मुस्कान, ये जो लिस्ट मैंने दे रखी है ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, इसका मतलब क्या ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है? द आंसर इज नो, इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ये आपको। ओके, इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं, वो सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ देव बेटा, आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमने एक फोन नंबर दे रखा है अपनी हेल्पलाइन का, वहां कॉल करेंगे। ओके। अच्छा, फिर निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, जिसमें से हम बाद में एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी को बाद में माइनस करते हैं। एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कौन सी होती हैं? जैसे कोई रेट्रो लॉ बदल दिया सरकार ने, रेट्रो लॉ मतलब बैक डेट से सरकार ने लॉ बदल दिया और आपको पैसा देना पड़ गया, तो ये खर्चा कौन सा माना जाएगा? ये एक्सेप्शनल माना जाएगा। भाई सरकार ने लॉ बदला और कह दिया साहब बैक डेट से आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, अब आपको टैक्स देना पड़ रहा है, आप चाहे खुशी से दे रहे हैं कि रो के दे रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे, वो सब अलग बात है, पर टैक्स तो देना पड़ गया। ये कौन सा खर्चा है? ये एक्सेप्शनल आइटम है। ओके, इसके अलावा लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंस, मुझे बताओ लिटिगेशन सेटलमेंट क्या है? लिटिगेशन सेटलमेंट है कोई झगड़ा था, उस झगड़े को सेटल करने का
जो खर्चा है वो लिटिगेशन सेटलमेंट का है। एक लीगल एक्सपेंस होते हैं। लीगल एक्सपेंस पता क्या होते हैं? वो वकील के खर्चे होते हैं। ये वकील के खर्चे नहीं है, ये मामला निपटाने के खर्चे हैं कि हम कहते हैं बस बहुत हुआ यार, पैसे देकर काम खत्म करो, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर भी एग्जांपल दिया था। कौन सा वाला दिया था एग्जांपल? वो जो दिल्ली में बेसमेंट में 3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। एबनॉर्मल प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट ऑन सेल। मृदुल कह रहे हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिट ऑन सेल क्या है। प्रॉफिट ऑन सेल एबनॉर्मल नहीं है। हम अपने एसेट को बेच रहे हैं, बिटकॉइन को बेच रहे हैं, ये एबनॉर्मल नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल के पीछे हमारी भावना है प्रॉफिट कमाने की। हा। सोचो, क्या बिटकॉइन में प्रॉफिट अपने आप हो जाता है कि तुम्हारी भावना होती है? वो तुम्हारी भावना होती है। लेकिन एबनॉर्मल गेन वो होते हैं जहां तुम्हारी भावना भी नहीं होती और हो जाते हैं। हा। कोई ऐसा गेन, कोई ऐसा लॉस जहां आपकी भावना ही नहीं है। बाढ़ से नुकसान हो गया, भावना ही नहीं है, वो हमारे पास यहां आ गई। आई होप आपको समझ में आ रही है। बाकी फिर भी सवाल करोगे ना तो आपको और बेहतर पता चलेगा। अगर उसके कोई भी इंश्योरेंस क्लेम्स हैं तो क्या वो माइनस हो जाएंगे? द आंसर इज यस। अच्छा, महेश ने क्वेश्चन पूछा है, वो कह रहा है लीगल एक्सपेंसेस कहां पर जाएंगे? बताओ भाई, लीगल एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? तो क्या लीगल एक्सपेंसेस एक्सेप्शनल आइटम है? लीगल एक्सपेंस एक्सेप्शनल नहीं है। ये मामला रफा दफा का खर्चा करने का नहीं है, ये टैक्स भी नहीं है। तो रह गए ऊपर वाली 7 आइटम। तो ऊपर वाली 7 आइटम में महेश बताओ कहां जाना चाहिए? ये इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी नहीं है, ये फाइनेंस का खर्चा भी नहीं है, ये डेप्रिसिएशन भी नहीं है, ये चेंज इन स्टॉक भी नहीं है, ये परचेज ऑफ स्टॉक भी नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी नहीं है। तो ये कौन है महेश? ये अदर एक्सपेंस है। ओके, तो आपको ना ये आदत पड़ना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे कि हाउ टू थिंक। तो जब आप सोच लेंगे कॉन्सेप्चुअली तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके, हाँ, अबे इंश्योरेंस प्रीमियम मींस इंश्योरेंस की कॉस्ट। ओके, अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं हमारे टैक्स वाले खर्चे। टैक्स के खर्चे 2 हो सकते हैं, करंट टैक्स और डेफर टैक्स। डेफर टैक्स को भी आप भूल जाइए, आपके लिए एक ही टैक्स है, वो है करंट टैक्स। ओके, फिर निकालते हैं हम अर्निंग पर शेयर। ये एक डिस्क्लोजर करनी पड़ती है। प्रॉफिट में से प्रेफरेंस का डिविडेंड अलग कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। क्या मैं कह सकता हूं ये आपने ऑलरेडी 12th क्लास में भी पढ़ा था, हम भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है हम नहीं पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। हम इसको किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाके पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बिंग मैंने आपको एक शॉर्टकट दे दिया कि जो प्रॉफिट है उसमें से प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड माइनस कर दें, जो बचा उसको इक्विटी से डिवाइड कर दें, तो अर्निंग पर शेयर निकल कर आती है। साहिल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बेटा ऑर्डिनरी आइटम है, इसलिए वो हमारे पास यहां पर जाएंगे। ये लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, हमें कुछ डिस्क्लोजर देने जरूरी होते हैं। बताओ कौन कौन से डिस्क्लोजर देने जरूरी हैं? जैसे डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, सीएसआर, टैक्स के सर्वे, क्रिप्टो के गेन और लॉस, ये सब डिस्क्लोजर करने जरूरी होते हैं। ओके, अच्छा, यहां तक कि हमने आपके साथ बैलेंस शीट डिस्कस की थी, यहां तक का हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया था। फिर हम आपको ले आए थे, हमने 2 क्वेश्चंस भी किए थे इसके बाद, और फिर आपको हम लेकर आ गए थे ऑन बैलेंस शीट आइटम्स। लॉ सूट को हार गए और जज ने कॉम्पनसेट कर दिया, वो भी लिटिगेशन सेटलमेंट है। द आंसर इज यस। अगर हमको कोई भी सेटलमेंट करने में पैसे देने पड़े तो वो सब के सब लिटिगेशन सेटलमेंट है। ओके, लिटिगेशन का मतलब होता है कानूनी झगड़े, सेटलमेंट का मतलब है फुल स्टॉप लगाने के लिए। ओके, बैलेंस शीट की आइटम्स कौन कौन सी हैं? फटाफट से मुझे बताओ। पहले तो उनको एक एक करके बाद में समझेंगे, पर पहले मुझे लिस्ट बताओ बिना कहीं देखे। बैलेंस शीट के अंदर हमारी आइटम्स कौन कौन सी है, मैं देखना चाहता हूं कितनी कितनी आइटम्स याद हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, जिसको आप क्रेडिट साइड भी बोलते हैं। ओके, उसमें भी पहला हेडिंग आता है जिसका नाम है शेयर होल्डर फंड। इसमें 3 आइटम है, बताओ कौन कौन सी है। आपको कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा, आपको लगेगा यार सब कुछ तो याद वैसे ही है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज आती है? एक आती है शेयर कैपिटल, दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट रजिस्टर में लिखना है। हिमांशी, अभी तो सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखो आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, आप यहीं से देख के बोल रहे हैं क्या? मैं इसको छुपा दूं? ओके,
वो सब कुछ लिखा हुआ है, चिंता ना करें। आपको पता हिमांशी क्या करना है रजिस्टर में जब मैं आपको कहूंगा लिखने का तो लिखना है, वहां हम सवाल शुरू करेंगे। ओके अच्छा, फिर मुझे बताओ इसके बाद क्या आता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट के बाद अगली आइटम कौन सी आती है? अगली आइटम आती है शेयर एप्लीकेशन रिफंडेबल। ओके, फटाफट से मुझे ओके लिखकर भेजें। शेयर एप्लीकेशन रिफंडेबल, वो फटाफट से लिखकर भेजें। मोहम्मद उबैश ने कहा ओके, वेरी गुड। और रीता श्री ने भी कहा ओके, राधिका ने भी कहा ओके, अनन्या ने भी कहा ओके, वेरी गुड। राशि ने भी कहा ओके, मुदित ने भी कहा ओके, अंकित ने भी कहा ओके। तुम्हें यह लगता था कि लाइव क्लासेस के अंदर फेस टू फेस में तो टीचर को समझ में आ जाती थी ये नालायक है और ये होशियार नहीं है? तुम्हें लगा यहां पे पता नहीं चलता होगा? यहां पता चल जाता है। मैं बीच बीच में गुगली फेंकूंगा, सारी बातें ठीक, एक बात गलत बोल दूंगा और देखूंगा कौन कौन ध्यान से सुन रहा है, इसलिए पता चल जाएगा। ओके, तो मैंने वर्ड बोला पता क्या, तुमने लेकिन सुना ही नहीं, तुमने कहा ओके ओके ओके, नालायक। शेयर एप्लीकेशन मैंने बोला था रिफंडेबल। शेयर एप्लीकेशन रिफंडेबल में किसके गुण पूरे हैं? फटाफट से बताओ। शेयर एप्लीकेशन रिफंडेबल में किसके गुण हैं? शेयर एप्लीकेशन रिफंडेबल में लायबिलिटी के गुण हैं। क्या हमारा जिम्मा है उसको पैसा वापस करने का? फटाफट से बताओ। क्या हमारा जिम्मा है पैसा वापस करने का? हां। क्या उससे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा? हां। क्या उसको मेजर कर सकते हैं? हां। शेयर एप्लीकेशन रिफंडेबल नहीं आएगा यहां पर, यहां आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट्स। इसी से आपके मन में क्वेरी आती है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? बिकॉज वंस वी आर क्लियर कि इट इज लायबिलिटी, अदर आइटम्स आर कॉल्ड। फटाफट से बताओ भाई, लायबिलिटी के अलावा चीजों को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी के अलावा चीजों को हम इक्विटी बोलते हैं। और इक्विटी में क्या क्या होता है? इक्विटी में शेयर होल्डर फंड होते हैं, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट होती है। क्या इक्विटी में ही एक आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल भी होती है? आहा हा हा हा, इक्विटी में ही एक आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इक्विटी है? फटाफट से बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इक्विटी है? हां। क्या रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी है? हां। ध्यान देना, मैं सिर्फ इक्विटी बोलता हूं। अकेला इक्विटी कितना बड़ा है, क्या आपने एहसास किया था? केवल वर्ड इक्विटी कितना बड़ा है, यानी इक्विटी एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इक्विटी के अंदर कई चीजें आ गई हैं। ओके, और उसी में इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, उसी के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस भी है, उसी में वारंट भी है, उसी में शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट भी है। और फिर बाकी चीजें कहां पर है? वो लायबिलिटी वाली साइड है। ठीक है, अच्छा अब मुझे फटाफट से बताओ, लायबिलिटीज को भी हमने दो भागों में बांटा था। हाँ, एक बच्चा कह रहा है मैं डायरेक्ट एंट्री से हूं, मुझे क्या दिक्कत होगी? कुछ भी नहीं होगी, एक चैप्टर खत्म होगा तो मुझे बताना, उससे पहले मत बताना। लायबिलिटीज के दो भाग हो गए, नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज। तो पहले नॉन करंट लायबिलिटी की बात करते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी में कितनी आइटम है? आइटम 4 हैं। हालांकि इसमें से कितनी आइटम ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाएंगी? वो 2 पूछी जाएंगी। फिर भी आपको अभी तो 4 की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। तो एक आइटम है सबसे पहले लॉन्ग टर्म, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके, पहली आइटम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है ना, आप साथ साथ ओके लिखता रहा करो, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके, अंकुश ने कहा हां। अंकुश तुम डायरेक्ट एंट्री से हो, कान के नीचे चांटा पड़ेगा अगर सीधी बात भी तुम नहीं समझ रहे हो तो। तुम्हारे शेड्यूल के अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पहले लिखवाई थी, पहली आइटम कौन सी लिखाई थी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
नालायक। अगर तुम सुनोगे ही नहीं ध्यान से, तुमको लग रहा हाँ बोलते रहो, मैं हाँ कर रहे हैं, बताओ। हमारी क्लास का सबसे बड़ा नालायक का नाम है अंकुश। ओके, आज से हम अपनी क्लास में आज का नालायक चुनेंगे। तो आज का नालायक का नाम है अंकुश। रोज आज का नाल, आप अपना ध्यान रखना, तुम्हारी इस समय नेशनल इंसल्ट हो रही है, ठीक है, अब नेशनल इंसल्ट हो रही है। थोड़े दिनों बाद दुबई में भी कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो इंटरनेशनल लाइसेंस तुम्हारी इंसल्ट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए गलती नहीं करनी है। ओके, आओ आगे चले। तो नॉन करंट में पहली आइटम कौन सी आई? लॉन्ग टर्म बोरिंग। दूसरी आइटम कौन सी आई? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आपके लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 की एक रिक्वायरमेंट होती है, वहां से आती है। फिर आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके लिख के भेजो, देखते हैं आप में से कितने बच्चे गलती निकालते हैं। अब आएगी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यश कह रहा नॉट ओके, अनन्या ने भी कहा नॉट ओके, वेरी गुड। मतलब चिंता की कोई बात ही नहीं है। अंकुश तुम अपने आप को अकेला महसूस मत करना, तुम्हारा साथ देने के लिए कई बच्चे और हैं। मैंने अब की बार ठीक बोला था, पर कुछ बच्चों को वहम है, उनको लग रहा ओके पूछा है तो गलत ही होगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मैंने ठीक बोला है, ठीक है। इसका मतलब आपका काम ना एक ही तरीके से चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूं तुमको मैच करना है, करेक्ट किया है। ऐसे नहीं कि हाँ इनकी शक्ल से लग रहा है ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। ओके, तो आपको अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगी, फिर आएगी करंट लायबिलिटी, उसमें आएंगी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, उसके अंदर आएगा ट्रेड पेबल एमएसएमई, उसमें आएगा ट्रेड पेबल अदर, उसमें आएगा अदर करंट लायबिलिटी, और उसमें आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, चल सकते हैं आगे। मैंने सारी आइटम बता डाली है। फटाफट से बताओ, उसकी मैंने सारी आइटम बता डाली है। डेजी ने कहा गलत बोला आपने, हिमांशु ने कहा गलत, यशु ने कहा गलत। यस, मैंने आखिरी आइटम गलत बोली है। आखिरी आइटम मैंने बोल दी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जबकि वो कौन सी प्रोविजन है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। अब आ जाइए अपने पास एसेट साइड पर। अब कौन सी आ गई? एसेट साइड। वहां जाने से पहले मैंने आपके लिए एक रिवीजन करने के लिए एक शीट बना रखी है। मतलब कॉन्सेप्ट जो है ये हमने अपने शुरुआत की कुछ क्लासेस में कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे थे वहां पर। हाँ शुभादीप, यहां देखो, फटाफट से मुझे बताओ, लायबिलिटी का मतलब क्या है जिसमें कितने गुण हैं? 3 गुण। नंबर 1 प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जिसमें क्या है? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। हिंदी में बोले तो बताओ क्या? जिसमें क्या है? हमारा जिम्मा है। प्रेजेंट मतलब जिम्मा है, रिसोर्स मतलब जिसके एसेट जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। क्या जाएंगे? एसेट जाएंगे, शेयर नहीं जाएंगे, एसेट जाएंगे। और जिसको हम मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर का मतलब है नाप लेना, अमाउंट बता पाना, रिलायबली, तुक्के से नहीं, रिलायबली मेजर कर सकते हैं। अगर ये तीनों गुण पूरे हो गए तो क्या कहलाएगी? तीनों गुण पूरे हो गए, लायबिलिटी कहलाएगी। अच्छा, अगर जिम्मेवारी में हमको 100% श्योर नहीं है या अमाउंट में 100% श्योर नहीं है या दोनों में ही श्योर नहीं है, तो वो लायबिलिटी कौन सी कहलाएगी? वो लायबिलिटी प्रोविजन कहलाएगी। तो प्रोविजन और लायबिलिटी में मैं बताओ क्या बोल सकता हूं? प्रोविजन और लायबिलिटी को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि प्रोविजन बेसिकली वो है जो लायबिलिटी का अभी थोड़ा सा कच्चा स्वरूप है, कच्चा आम है, अभी पकना थोड़ा सा बाकी है। कहीं से भी वो ऊपर से कहीं पकना बाकी है या नीचे से पकना बाकी है कि दोनों जगह से पकना बाकी है, वो क्या कहलाएगी? प्रोविजन। तो अगर ये प्रोविजन लॉन्ग टर्म की है तो कहां जाएगी? फटाफट से बताओ। अगर ये प्रोविजन लॉन्ग टर्म की है तो कहां जाएगी? लास्ट आइटम नॉन करंट।
अगर ये शॉर्ट टर्म की है तो कहां जाएगी? लास्ट आइटम शॉर्ट टर्म। ओके, अगर ये लायबिलिटीज हैं तो कहां जाएंगी? तो लायबिलिटीज में ही जाएंगी। ओके, वो लायबिलिटीज हैं तो लायबिलिटी में जाएंगी। अगर ये कंडीशन पिट ही गई सारी तो बताओ फिर क्या होगा? अगर इसमें से कोई भी कंडीशन या सारी कंडीशन ही पिट गई तो फिर ना ये प्रोविजन है ना ये लायबिलिटी है, फिर ये क्या है? फिर ये इक्विटी है। और इक्विटी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ये मैंने वही लिस्ट है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, ये वही आइटम दोबारा लिखी हुई हैं। इनमें एक आइटम आपको ईसॉप रिजर्व मैंने हाईलाइट की है। ईसॉप रिजर्व हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस क्यों है? बताओ, इंप्लॉय को इक्विटी शेयर देने हैं, व्हाई इट इज नॉट लायबिलिटी? इंप्लॉय को शेयर देने हैं, व्हाई इट इज नॉट लायबिलिटी? बताइए जरा, हमने इंप्लॉय को शेयर देने हैं, ये लायबिलिटी क्यों नहीं है? बिकॉज इट फेल्स विच कंडीशन? फटाफट से बताओ, 1, 2 और 3। इट फेल्स विच कंडीशन? इट फेल्स सेकंड कंडीशन। ओके, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट भी वही है, इट फेल्स विच कंडीशन? सेकंड कंडीशन। ओके, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, जो हमारे शेयर वारंट थे, मैंने कहा था ना अंबानी जी शेयर इशू करते हैं, उसके डिटेल क्लास देखनी हो कि वारंट क्या होता है, हमने अलग से डिस्कस कर रखा है, वो भी विच फेल्स सेकंड कंडीशन। गो बाय द लॉजिक। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया तो क्या आपको बैलेंस शीट में रट्टे लगाने पड़ेंगे कि ये आइटम किधर की है, ये आइटम किधर की है? आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, आप बोलेंगे अरे यार पता ही है इसके बारे में तो। अच्छा, फिर आती है हमारे पास एसेट साइड। लो भाई, अब ये आ गई है हमारे पास एसेट साइड। आई एम नॉट श्योर कि मैंने एसेट साइड कितनी आपके साथ डिस्कस की थी, तो हम एक काम करेंगे, हम एसेट साइड को पढ़ लेते हैं और जो भी चीजें नहीं भी पढ़ी होंगी अभी साथ में ही करा करके खत्म कर देंगे। हाँ, राधिका ईसॉप्स होते हैं जहां इंप्लॉय को हम बोलते हैं हम तुम्हें शेयर फ्यूचर में देंगे, तो शेयर फ्यूचर में देंगे, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट लायबिलिटी। ओके, अच्छा, एसेट साइड पर भी दो भाग हैं। एसेट के अंदर दो भाग कौन कौन से हैं? एक नॉन करंट एसेट्स हैं और एक करंट एसेट्स हैं। पहली बात तो यह कि रेंट पे किया मैंने, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? आई पेड रेंट। फटाफट से बताओ, रेंट दिया, इट हैज अ डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस है तो एसेट नहीं हो सकता ये। अगर हमने डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल की डेबिट में एसेट भी तो हो सकते हैं। क्या रेंट पेड एसेट नहीं है? क्या रेंट पेड एसेट नहीं है? तो जसकीरत ने कहा सर रेंट पेड इन एडवांस अगर है तो वो एसेट है। वेरी गुड जसकीरत। जसकीरत, यहीं पर आकर मेरा सवाल उठता है, हाउ डू यू नो कि दिस इज एसेट और दिस इज एक्सपेंस? क्योंकि एक्सपेंस होगा तो कहां जाएगा? अगर वो एक्सपेंस होगा तो कहां जाएगा? एसपीएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाएगा। और अगर वो एसेट होगा तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, करंट या नॉन करंट में आएगा। तो एसेट की भी कितनी शर्तें होती हैं? फटाफट से बताओ, एसेट की भी कितनी शर्तें होती हैं? 3। तो जसकीरत, हम वो 3 शर्तों के हिसाब से बोलेंगे। आपने बोला रेंट पेड इन एडवांस इज एसेट, आई एग्री, रेंट पेड इन एडवांस इज एसेट। बट मेरा सवाल है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जसकीरत व्हाई इट इज एसेट्स, तो यू कांट से कि नहीं नहीं मेरे को पता है। अरे भाई, तुम्हारे को पता है तो हमें भी तो बताओ ना, व्हाई इट इज एसेट? इट सेटिस्फाइज हाउ मेनी कंडीशन जसकीरत? 3 कंडीशन। If any of the condition is not satisfied, Jaskirat, then it will go to, फटाफट से बताओ, then it will go to statement of profit and loss. ओके जसकीरत, तो हम इस तरह से एनालाइज करेंगे। अब मुझे फटाफट से बताओ कौन कौन सी वो 3 आइटम्स हैं जो देखना है। वो कोई इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? फटाफट से बताओ। इकोनॉमिक का मतलब है जिससे हमें फायदा होगा, जो अपने काम की वस्तु है। इकोनॉमिक का मतलब है जो आपको फायदा देगा या आपका खर्चा कम कराएगा। रिसोर्स का मतलब क्या हो गया? रिसोर्स मतलब संसाधन। रिसोर्स मतलब क्या हो गया? संसाधन।
मैंने उसको और कुछ नहीं बोला। क्या ये भी एक रिसोर्स है? फटाफट से बताओ, क्या ये भी एक रिसोर्स है? हां। क्या इनटेंजिबल आइटम भी रिसोर्स हो सकती हैं? हां। इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि जिसको हम टच कर सकते हैं, मैंने कहा रिसोर्स मतलब संसाधन, कुछ है। अगर हिंदी में बोले तो रिसोर्स का मतलब है कुछ है। इकोनॉमिक्स मतलब जो आपको फायदा पहुंचा सकता है। नंबर 2, उससे क्या होना चाहिए? उस संसाधन से हमें क्या होना चाहिए? उस संसाधन से हमको फ्यूचर में फायदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्यूचर में फायदा होना चाहिए। और उस संसाधन को हमने क्या कर रखा है? कंट्रोल कर रखा है, हमारे कंट्रोल में है। वो फायदा लेना हमारे कंट्रोल में है। जसकीरत, तुमने रेंट ज्यादा दे रखा है। ये कोई टेंजिबल वस्तु है या इनटेंजिबल वस्तु हो गई? ये तुम्हारे लिए एक इनटेंजिबल वस्तु हो गई, यानी कि तुम उसको पकड़ नहीं सकते हो, पर ये कुछ है जो तुम्हें फायदा पहुंचा सकता है। क्या इससे तुम्हें फ्यूचर में फायदा होगा? फटाफट से बताओ, क्या इसमें तुम्हें फ्यूचर में फायदा होगा? हां, तुम बिना किराए दिए उस जगह पे रह सकते हो या अपना ऑफिस चला सकते हो, तो तुम्हें फायदा होगा। क्या ये बेनिफिट तुम्हारे कंट्रोल में है? मैं कहूं मैं मेट्रो की छत के नीचे रह सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो मेरा कंट्रोल नहीं है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ताला लगा सकता हूं, फटाफट से बताओ। मैं दिल्ली मेट्रो में आ जा सकता हूं, क्या मुझे बेनिफिट है कि नहीं है? सारे बच्चे बताओ। मैं दिल्ली मेट्रो में या इंडियन रेलवेज में आ जा सकता हूं, क्या मुझे फायदा है कि नहीं है? मुझे फायदा है। तो मैं तो अब बैलेंस शीट में अपना एसेट दिखा दूंगा, बोलूंगा जिससे मुझे फायदा मेरा एसेट है। अगर मैं उस इंडियन रेलवे पे ताला लगा सकता हूं, यानी मैं ये तय करूंगा कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, तो रेलवे मेरा एसेट है। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या हो गया? एसेट बनने के लिए क्या थर्ड कंडीशन भी चाहिए? एसेट बनने के लिए थर्ड कंडीशन भी चाहिए। तो उस घर में जिसका हमने किराया दिया है, क्या उस ऑफिस का जिसका तुमने किराया दिया है, तो जसकीरत क्या उसका कंट्रोल है तुम्हारे पास? तुमने कहा नहीं सर, किराया एडवांस में दे दिया है, पर ना हमारा उस पर कंट्रोल कोई नहीं है, या हमें लगता नहीं है हमें वो वहां रहने देगा। If you will say me, I have paid rent in advance, but I don't hope to get it the advantage, तो फटाफट से बताओ, क्या ये आपकी एसेट हुई जसकीरत? Rent paid in advance, but somehow you are getting the feeling that you are not in control of the asset. That is not your asset. Where will that go? Rent paid in advance, where will that go? That will go to SPL. वो हमारा SPL के अंदर जाएगा। SPL में भी कहां जाएगा? फटाफट से बताओ। SPL में भी कहां जाएगा? SPL में भी अदर एक्सपेंस में आएगा। क्या स्कूल में मैडम बोलती थी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? क्या मैडम स्कूल में बोलती थी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एसेट्स? हां। क्या स्कूल के अंदर मैडम बोलती थी एडवर्टीजमेंट का बहुत भारी खर्चा एसेट है? मैडम बोलती थी एडवर्टीजमेंट का खर्चा बहुत भारी अगर है तो एसेट है। तो क्या तुम मैडम से फिर अगला क्वेश्चन लगाते थे, मैडम कितना ज्यादा भारी खर्चा हम मानेंगे एसेट्स? मैडम तुम्हें डांट के बिठा देते थे, चुप, कितना भारी खर्चा, देखना पड़ता है ये क्या ऐसा होता था कि नहीं होता था। तो तुमको लगता था यार ये समझ नहीं आई बात कि कितना बड़ा खर्चा हमारा उसमें आएगा। इसमें ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है, बड़े और छोटे का कोई चक्कर ही नहीं है। अगर तुम्हारा उस पर कंट्रोल है। भाई नेकपाल, मेरा यहां कैलकुलेटर, अच्छा ये रखा हुआ, कितने का आता है ये कैलकुलेटर? कितने का आता है फटाफट से बताइए। 200 रुपए का कैलकुलेटर है, ओनली 200 रुपीज। क्या मेरा इस पर कंट्रोल है? मेरा इस पर कंट्रोल है। क्या इससे मुझे फायदा मिल रहा है? फटाफट से बताओ, क्या इसका मुझे फायदा मिल रहा है? हां मिल रहा है।
चाहे मैं इसको ऑफिस में यूज कर रहा हूं तो मुझे अपने बही खाते बनाने में फायदा मिल रहा है, आपकी क्लासेस के अंदर यूज कर रहा हूं तो आपसे फीस ले रहा हूं मैं, ये नहीं मुझे इसका फायदा हो रहा है। क्या ये कोई संसाधन है, कोई रिसोर्स है, कुछ है ये? मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि है क्या ये? ओके, तो जहां आपने बोला कुछ है, अच्छा आपके मन में एक और भी सवाल आएगा कि सर ये कुछ है वाली बात पकड़ में नहीं आई, बोलो ना मुझे, बोलो शर्मा जी ये बात समझ नहीं आ रही, ये आप जो पहली कंडीशन लगाते हो कुछ है, ये बात पकड़ में नहीं आ रही। कुछ है मतलब क्या? कुछ है का मतलब है जो बिक सकता है, यानी जिसे हम बेचने जाएं तो कुछ बिक सकता है। ओके हम नेकपाल को बुलाते हैं, नेकपाल इधर आओ हम नेकपाल को बुलाते हैं तो देखते हैं नेकपाल इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ अरे नमस्ते तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने चुनाव में खड़े होना है, देखो भाई ऐसे आके नमस्ते कर रहे हैं जैसे चुनाव में खड़े होना है, ठीक है ये अब देखो तुमको सारे नमस्ते कर रहे हैं, मैं तुम्हें कुछ बेचना चाहता हूं, ओके खरीद लोगे? हाँ, तो मैं मुट्ठी में कुछ है तो खरीदो, फटाफट से खरीदो अरे तुम थोड़ा सा ये देखो, ये इसको ना समझ नहीं आ रही है, इसे लग रहा है नौटंकी कर रहे हैं। ये कह रहा हाँ कुछ दिखा क्या इसमें तुमको? नहीं दिखा, नहीं तो तुमने कैसे फटाफट उठा के जेब में डाल लिया? सब मुझे बोलो बोलो शर्मा जी क्या पागल बना रहे हो? कुछ नहीं है, ठीक है, सारी ऐसी तैसी कर दी कॉन्सेप्ट की इसने आओ आओ तुम्हें कुछ बेचें, ठीक है, खरीदोगे क्या नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे, ये लो खरीदो। है ही नहीं कुछ, ये कह रहा कुछ है ही नहीं, ये नहीं कि ये इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है ठीक है, खरीदो कुछ है, कुछ है। ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन। अच्छा मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, खरीदोगे? सॉफ्टवेयर तो पता है कि नहीं पता तुमको? सॉफ्टवेयर खरीदोगे? हाँ, अब सॉफ्टवेयर को पकड़ सकते हो क्या? पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ नहीं सकते हो, पर खरीदिए वो भी लेंगे। क्या आपको रिसोर्स का मतलब समझ में आ गया? हाँ, शौर्य कह रहे हैं क्या रेंट पेड इन एडवांस को बेच सकते हैं? अगर आपका कंट्रोल है तो पक्का बेच सकते हैं। बेचने का मतलब यह नहीं होता कि वो बिकने के लिए तैयार है कि नहीं है, ये नहीं, दैट इज ट्रांसफरेबल। कैन आई गिव इट टू समबडी एल्स? द आंसर इज यस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ये तीन शर्तें किसी को एसेट बनाती हैं। आज से कसम खा लो, कचरा आइटम बैलेंस शीट का एसेट नहीं होंगी। बात समझ में आ गई? इसलिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एसेट नहीं है क्योंकि ये बिकने लायक नहीं है। क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बेच सकते हो? फटाफट से बताओ। आप किसी को बोल सकते हो भाई साहब ले लो मुझसे प्री, वो बिकने लायक ही नहीं है, इट फेल्स द कंडीशन। क्या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ना तो आपका उस पर कंट्रोल है और ना आप उसे बेच सकते हो। उसके फायदे पक्का मिलेंगे, विज्ञापन करोगे उसके फायदे मिलेंगे, पर क्या आप उसे बेच सकते हो? द आंसर इज नो। तो आज कसम खाओ मेरे साथ साथ, क्या ये आइटम बैलेंस शीट की है या एसपीएल की है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये आइटम एसपीएल की है। अगर एसपीएल की है तो कहां जाएगी? एसपीएल में कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आएगी, या ये हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक में आएगी, चेंज इन इन्वेंट्री में आएगी, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगी, फाइनेंस एक्सपेंस में आएगी, डेप्रिसिएशन में आएगी, या अदर एक्सपेंस में आएगी? बेटा इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। एसपीएल में भगवान का नाम है अदर एक्सपेंस। समझ में आ गई बात? जिसका दुनिया में कोई नहीं उसका कौन है? उसका भगवान है। तो हमारे यहां पर भी जब खर्चा कहीं नहीं जा सकता है तो कहां जाएगा? दैट विल गो टू अदर एक्सपेंस। ओके, कोई दिक्कत नहीं अच्छा, मृदुल कह रहा है सर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है। द आंसर इज यस। हम बाद में एक लिस्ट बताएंगे उसके अंदर ये चीज आ जाएगी। ओके हाँ, जसकीरत कह रहे हैं जैसे एडवर्टीजमेंट का फायदा 5 साल तक मिलेगा तो 5 से डिवाइड करके लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जसकीरत एडवर्टीजमेंट का फायदा 5 साल तक मिलेगा, क्या वो फायदा आपके कंट्रोल में है? पहला तो मुझे ये जवाब दे दो, क्या उसका फायदा आपके कंट्रोल में है? द आंसर इज नो। क्या ये फायदा किसी और को बेच पाओगे? द आंसर इज नो। इट फेल्स द कंडीशन ऑफ एसेट्स।
व्हेन इट फेल्स द कंडीशन ऑफ एसेट, तो बताओ जसकीरत, एडवर्टीजमेंट का भारी खर्चा जो आपने 5 साल तक बेनिफिट देने वाला है, सारा का सारा कहां जाएगा? अदर एक्सपेंस में जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। मैंने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवा दी, फटाफट से बताइए, क्या स्टाफ की ट्रेनिंग से मुझे फ्यूचर में फायदा होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ। क्या स्टाफ को ट्रेन कर दिया मैंने, समझ में आ गई ना, फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए या जो भी ट्रेनिंग होती है, क्या इसका मुझे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा। नंबर 2, क्या आपके ये कंट्रोल में है फायदा? क्या वो एम्प्लॉय, वो जो ट्रेनिंग ले चुका है, आपके कंट्रोल में है? टू सर्टन एक्सटेंट यस, डिपेंड करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्रीमेंट के ऊपर। टू सर्टन एक्सटेंट यस, टू सर्टन एक्सटेंट नो। भाई एम्प्लॉय ट्रेनिंग के बाद भी गलतियां कर रहा है तो आप बोलेंगे भाई साहब क्या कंट्रोल है उसके अंदर। बट वन कंडीशन, कैन यू सेल इट? क्या ये कोई रिसोर्स है? क्या ये कोई संसाधन है? स्टाफ ट्रेनिंग, क्या ये कोई संसाधन है? द आंसर इज नो। तो बताओ स्टाफ ट्रेनिंग का फायदा मुझे कई साल तक मिलेगा, इज इट एसेट और इज इट एक्सपेंस? स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा, अमाउंट, ये हमारा एसेट नहीं है, ये क्या है? हमारा एक्सपेंस। कहां जाएगा ये? कहां जाएगा? स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग कहां जाएगा? फटाफट बताओ। अदर एक्सपेंस में। अब आ गया मेरे पास, संजना ने आंसर भेज दिया, अंकित ने आंसर भेज दिया, वो कह रहे हैं अदर में जाएगा। नालायक, मैंने वर्ड स्टाफ पर जोर लगा के बोला, स्टाफ। फिर क्या आप भगवान को हर चीज में ले आएंगे? ऐसे थोड़ी ना है। एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा, ये एम्प्लॉय का बेनिफिट है, वहां चला जाएगा। ओके, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तो मुझे ये बताओ, आज आप मेरे साथ प्रण लो, बोलो शर्मा जी हम रटेंगे नहीं, हमें थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, हम रटेंगे नहीं, हम लॉजिक के साथ चलेंगे। ठीक है? तुम्हारा दोस्त ये हो सकता है बोले अरे तुम्हारे टीचर ने फाइनल अकाउंट पे इतनी क्लास लगा डाली, हमने तो 4 ही क्लास में खत्म कर डाला। ठीक है, अपना अपना तरीका, उसने 4 में कर डाला, मजे की बात है, पास वो भी हो सकता है, पास वो भी हो सकता है, क्योंकि उसको उसने दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। बट पॉइंट क्या है, कल को आप सीए बन के जब काम करेंगे तो आप अपने प्रोफेशन के साथ अच्छा काम तभी कर पाएंगे अगर आप कॉन्सेप्चुअली तैयार होंगे। और अगर पेपर टफ आ गया ना, तो वो लुटक जाएगा और आप चल जाओगे आगे। बात समझ में आती है? तो गो बाय दी कॉन्सेप्ट, डू नॉट गेट कि नहीं नहीं सर ज्यादा टाइम लग रहा है हमारे पास। हाँ, रीता श्री कह रहे हैं फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं? ये वर्ड फिक्टिशियस का मतलब ही क्या होता है? झूठे एसेट। तो झूठे एसेट एसेट होते ही नहीं है, दे आर ऑल एक्सपेंसेस। पुराने जमाने में ऐसा नाम दिया गया था उन एसेट को जो एसेट नहीं थे पर उन्हें एसेट बोल दिया जाता था, उनको झूठा एसेट बोलते थे, फिक्टिशियस एसेट। ओके। स्नेहा बेटा, शेयर वारंट पर ज्यादा डिटेल, अंबानी का एग्जांपल हमने बाद में लिया हुआ है पहली वाली क्लास में, उसमें जाकर देखना। ठीक है? अच्छा, तो वापिस आइए, और यहां पर हमने अपने पास उसकी ये रही है एसेट की डेफिनेशन। तो एसेट की डेफिनेशन देखिए फटाफट से क्या है। साहिल कह रहा है एक्सपेंडिचर में और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है? एक्सपेंडिचर जो होता है इसमें कई एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंस एक आइटम होती है। ठीक है, बाकी इसका आपको एग्जाम के लिए कोई डिफरेंस का रेलेवेंस नहीं है। एसेट में होता है जी इकोनॉमिक रिसोर्स, मैंने बता दिया आपको अपने पास, जिससे क्या होगा? जिससे आपको फायदा होगा और आपको फायदा होगा, एंटिटी को फायदा होगा। और क्या वो आपके कंट्रोल में है? वो आपके कंट्रोल में है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने आपको अभी बताई नहीं है, वो बात क्या है? एसेट की कॉस्ट होगी तो ही बैलेंस शीट में आएगा, अगर उसकी कॉस्ट नहीं है तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। मैं आज आ रहा था सुबह सुबह क्लास में, तो एक छोटा बच्चा जा रहा था, उसके हाथ में बॉल थी। मैंने उस छोटे बच्चे के कान पे चांटा लगाया और मैंने उससे बॉल छीन ली। अब उस बॉल से मैं खेलूंगा आज। बच्चा रोता हुआ घर चला गया, मैं क्लास में आ गया, उसको पता ही नहीं, उसकी मम्मी ढूंढ रही हो गई। मैंने अपने पास उसकी फुटबॉल रख ली है। ठीक है,
क्या बॉल एक इकोनॉमिक रिसोर्स है? इसे बेचने जाएं तो बेच पाएंगे? फटाफट से बताओ। हाँ, एक बच्चा कह रहा है आप कितने बुरे आदमी हो। बेटा अभी तो जब तुमको मेरे बारे पता चलेगा तुम बोलोगे तो बहुत ही बुरे आदमी है। तो मैं क्या वो बॉल एक रिसोर्स है? फटाफट से बताओ। वो बॉल एक रिसोर्स है। क्या उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा? फटाफट से बताओ। क्या उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा? अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं बॉल को मैं ऑफिस में यूज कर सकता हूं तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, वो खेलने में मुझे एंटरटेन करेगा, मेरे को लगता है मेरे को बेनिफिट मिलेगा उसका। क्या वो मेरे कंट्रोल में है? हाँ, अंशिका कह रहे हैं कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में है, मैंने उसको दराज में रखा हुआ है, कंट्रोल में मेरे ही है, कोई और ले ही नहीं सकता उसको। तीनों शर्तें पूरी हो गई। कैन आई रिकॉर्ड इट इन द बैलेंस शीट? द आंसर इज नो। क्या बॉल इज, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना ध्यान से सुन के, चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम। मैंने कहा जो फुटबॉल है क्या वो एसेट है? से यस और नो। सिर्फ ये पूछ रहा हूं क्या वो एसेट है? तीनों शर्तें पूरी, जवाब क्या है? यस, फुटबॉल इज एसेट। कैन आई रिकॉर्ड इट इन द बैलेंस शीट? नो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? टू रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट देर इज फोर्थ कंडीशन। टू रिकॉर्ड इट इन द बैलेंस शीट देर इज फोर्थ कंडीशन, एंड दैट इज नॉट ओनरशिप, दैट इज देयर मस्ट बी कॉस्ट। हमारे पास उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। क्या जब तुम छोटे बच्चे थे स्कूल के अंदर मैडम बोलती थी गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है तो बैलेंस शीट में नहीं आएगी? क्या ऐसा बोलती थी स्कूल की मैडम? कि गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है तो बैलेंस शीट में नहीं आएगी। पर क्या मैडम गुडविल को एसेट में डालती थी? वैसे जनरली आप बैलेंस शीट में बोलो तो क्या मैडम गुडविल को बैलेंस शीट में डाल देती थी? हां, बैलेंस शीट में गुडविल एसेट साइड पर आता था पर सेल्फ जनरेटेड नहीं आती थी। तो मेरे क्वेश्चन का ना बिल्कुल टेक्निकली आंसर देना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्लीज टेल यस और नो, गुडविल इज एसेट, यस और नो। दिमाग मत लगाना कौन सी गुडविल की बात कर रहा हूं। क्या गुडविल इज एसेट? द आंसर इज यस। Goodwill has a cost. Can it be recorded in the balance sheet? Goodwill has a cost. In my case, goodwill has a cost. Can I record it? The answer is no. Oh, sorry, मैंने गलत बोल दिया ना। Goodwill has a cost, it can be recorded. अगर goodwill has no cost, it cannot be recorded. Okay? मुझे भारत सरकार ने लैंड दे दी फ्री में। इज इट पॉसिबल? सारे बच्चे बताओ, क्या भारत सरकार मुझे लैंड फ्री में दे सकती है? हां, दे सकती है। उसकी कई नीतियां हैं, उन नीतियों के तहत सरकार ने मुझे लैंड फ्री में दे दी। नंबर 1, क्या लैंड इज एसेट्स? फटाफट से बताओ। लैंड एक इकोनॉमिक रिसोर्स भी है जिसका बेनिफिट भी है और हमारे कंट्रोल में भी है। तीनों कंडीशन पूरी। क्या लैंड इज एसेट? द आंसर इज यस। फ्री में मिली थी। कैन आई रिकॉर्ड इट इन द बैलेंस शीट? कैन आई रिकॉर्ड इट इन द बैलेंस शीट? द आंसर इज नो। हालांकि इस पर AS 12 आएगा बाद में, जो इसे बोलेगा 1 रुपए का रिकॉर्ड कर दो। क्या बोलेगा AS 12? वो बोलेगा कि वैसे तो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए पर सब्सटेंशियल एसेट हैं, बड़े एसेट हैं, वो कितने का बोल देगा इसको रिकॉर्ड करने का? 1 रुपए का रिकॉर्ड करने को बोल देगा ताकि बैलेंस शीट में दिखना शुरू हो जाए। ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा AS 12 बोलेगा। हाँ, जसकीरत कह रहे हैं जिस समय मिलती है उस समय रिकॉर्ड की डेट। जसकीरत, हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, ये तुमको ये बात पता होनी चाहिए। हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड ही नहीं करते, हम तो कॉस्ट बेसिस को फॉलो करते हैं। ओके, मार्केट वैल्यू को हम रिपोर्ट करते हैं अपने पास। हाँ, शौर्य कह रहा है क्या ये ग्रांट्स और डोनेशंस में नहीं आएगा? शौर्य, ये एसेट की ग्रांट थी ना हमारे पास, अगर कोई इनकम की ग्रांट होती तो P&L में चला जाता। ओके, जीत कह रहा है गुडविल की कोई कॉस्ट का एग्जांपल। मैंने गुडविल परचेज की है, आई पेड फॉर गुडविल, तो उसकी कॉस्ट हो गई। ओके, हम इस पर और ज्यादा भी बात नहीं करना चाहेंगे कि अब आप इसी चक्कर में पड़ जाएं। हम फाइनल अकाउंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं
तो मुझे ये बताओ, इन रूल्स को क्या आप अपने ट्रायल बैलेंस में भी अप्लाई करके आइडेंटिफाई कर लोगे ये एसेट है कि नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली विल मेक द पॉइंट। ओके, रीता श्री लैंड बैलेंस शीट में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जीरो कॉस्ट है। ओके, आप इस क्लास को दोबारा देखना अपने पास, क्योंकि तुम्हें हिंदी में समझ में आने में दिक्कत लग रही है मुझको। ये देखो एसेट के अंदर क्या लिखा है, हमने लिखा है मस्ट हैव कॉस्ट, यानी हमारे पास क्या होनी चाहिए? कॉस्ट होनी चाहिए रिकॉग्निशन के लिए। रिकॉग्निशन का मतलब है बुक्स में आने के लिए, बैलेंस शीट में आने के लिए क्या होनी चाहिए? कॉस्ट होनी जरूरी है। अगर कॉस्ट नहीं है तो ये बुक्स में नहीं आ सकता है। ओके, अब मेरे पास एसेट्स पर आ जाओ और मुझे फटाफट से बताओ एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स हैं, उनकी पहले आपको छुपा दूं। हाँ, एसेट्स में मुझे फटाफट से आइटम बता दो, नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन सी आइटम्स हैं, अब फटाफट से बता दो। सबसे पहली आइटम का नाम है पीपीई एंड इनटेंजिबल आइटम्स। पीपीई एंड इनटेंजिबल, इसमें कौन कौन सी आइटम्स हैं फटाफट से बताओ। इसमें भी आगे 4 आइटम्स हैं। एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरा सीविप। व्हाट इज सीविप? फटाफट से बताओ, ये सीविप क्या होता है? व्हाट इज सीविप? सीविप का मतलब है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, इन्हें बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये है जो आपके एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कोई प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि फर्नीचर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये सब आपके सीविप कहलाते हैं। ओके, चौथी आइटम है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जैसे कि कोई वेबसाइट बना रहे हो, जैसे कि कोई पेटेंट बना रहे हो, जैसे कि कोई नो हाउ बना रहे हो। और गुडविल सेल्फ जनरेटेड की बात हम कभी भी नहीं करेंगे, बताओ क्यों? गुडविल खुद बना रहे हो, उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, वो बैलेंस शीट में आता ही नहीं है। ओके, इसका मतलब वो कभी हमारी बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। अच्छा, फिर मुझे बताओ अगली आइटम कौन सी है? इन 4 आइटम के बाद अगली आइटम हमारे पास आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फॉलोड बाय डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। हाँ शुभादीप, ये सारा का सारा बेटा एलएमएस पर शेयर होता जाएगा आपके पास साथ साथ में, ठीक है? तो ये सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में कौन कौन से हैं? करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, और लास्ट में अदर करंट एसेट्स हैं। यशु कह रहा है फर्नीचर बनाने का बिजनेस है तो क्या होगा? यशु अभी नालायक है। यशु ने समझ लिया फर्नीचर को हमेशा ही इसमें क्लासिफाई करना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब होता है हेल्ड फॉर यूज। तो अगर फर्नीचर यूज का है तभी वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का है, अगर वो हेल्ड फॉर सेल है तो वो स्टॉक है। नालायक यशु, बोलो यशु मैं नालायक हूं। ठीक है, ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए थी सारी की सारी। अब तुम मुझे ये कहो सर हमें एबीसीडी भी नहीं आती तो वो सिखाओ, तो मुश्किल हो जाएगा ना। हम इतना तो मान के चलते हैं कि इसको इतना बेसिक्स तो पता है। हाँ, साहिल कह रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल किस में आएगा? अदर करंट एसेट्स में आएगा। ओके, अभी वो उसकी लिस्ट में आ जाएगा। चलिए जी, अब मैंने आपके साथ ये भी एक आइटम्स की लिस्ट दे रखी है। लो भाई, इतनी सारी आइटम मैंने दे रखी है, क्या एक बार गो थ्रू कर ले फटाफट से? शेयर कैपिटल, फटाफट से आते जाओ। शेयर कैपिटल, ठीक है, में क्या क्या बताना पड़ेगा? फटाफट से बताओ क्या क्या बताना पड़ेगा। ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, इन तीनों को इकट्ठा लिखते हैं। क्या क्लास भी बतानी पड़ेगी, फेस वैल्यू भी बतानी पड़ेगी, कॉल्ड अप भी बताना पड़ेगा, पेड अप भी बताना पड़ेगा? ओ माय गॉड, ये सब बताना पड़ेगा। क्या कॉल इन एरियर भी बताने पड़ेंगे? नॉन कैश इश्यू में हुए हैं तो भी बताना पड़ेगा, अगर बोनस में शेयर इश्यू हुए हैं
तो भी बताना पड़ेगा। क्या बोनस का सोर्स भी बताना पड़ेगा? क्या बोनस का सोर्स की बोनस कहां से दिया वो बताना पड़ेगा? वो नहीं बताने की जरूरत है। बोनस से दिया, दैट्स इट। अब बोनस कहां से आया, हम पीछे जाएंगे एक स्टेप तक, उसके भी पीछे नहीं जाएंगे। ओके क्या हमें शेयर होल्डर के नाम बताने पड़ेंगे जो होल्ड करते हैं मोर देन 5% शेयर्स? उन शेयर्स के राइट्स प्रेफरेंसेस बताने पड़ेंगे? द आंसर इज यस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें कैपिटल रिजर्व बताना पड़ेगा, सीआरआर बताना पड़ेगा, डीआरआर बताना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिवोल्यूशन रिजर्व, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, इसी को पीएनएल बोलते थे, पीएनएल बैलेंस ही बोलते हैं। क्या ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हमेशा बताना पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा बताना पड़ेगा। द आंसर इज यस। क्या रिजर्व और प्रोविजन एक ही बात होती है? फटाफट से बताओ, क्या रिजर्व और प्रोविजन एक ही बात होती है? नहीं। रिजर्व क्या है? विच इज नॉट लायबिलिटी। और प्रोविजन क्या है? विच इज लायबिलिटी। दोनों बिल्कुल अलग अलग बात होती है। ओके शुभादीप, सीआरआर की फुल फॉर्म है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसकी फुल फॉर्म है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये हमारे डिटेल्ड नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये शॉर्ट में चल रहा है ना बेटा, ये तो रिवाइज कर रहा हूं मैं आपके साथ, तो इसके अंदर तो इतना ही चलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक साहिल। फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट, जिसके अंदर आप फ्यूचर में शेयर इश्यू करेंगे। एप्लीकेशन मनी, जिसके अंदर आप फ्यूचर में शेयर इश्यू करेंगे। बताओ एप्लीकेशन में आप कितने दिनों में शेयर इश्यू कर देते हो? 120 दिन में। हाशर्रा 5 साल तक हमें बोनस डिस्क्लोज करना होता है। मतलब बोनस अगर निकाला 2020-21 में, तो 20-21 में बताओगे, 21-22 में बताओगे, 22-23 में बताओगे, 23-24 में बताओगे, 24-25 में बताओगे। ओके यानी आप उसको 5 सालों तक बताओगे। शौर्य, घर में शादी हुई है तो 5 साल तक आप उसे याद करते रहोगे शादी हुई है। ओके लाइक दिस। अंबानी ने शादी करी है तो 5 साल तक याद किया जाएगा। ठीक है बाकी ऐसा कोई ज्यादा दिमाग मत लगाना शौर्य इस बातों पर। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, चाहे वो बॉन्ड है, चाहे डिबेंचर है, चाहे लोन है, चाहे डिपॉजिट्स हैं, ये सब चर्चाएं कर रखी है हमने। डिपॉजिट क्या होते हैं ये भी बता रखे हैं। फिर इसमें आपको एक काम और करना है, करंट मेच्योरिटी को घटा करके दिखाना है। फटाफट से बताओ, करंट मेच्योरिटी को घटा करके कहां दिखाना है? शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाना है या अदर करंट लायबिलिटी में दिखाना है? फटाफट से बताओ, चर्चा हो रखी है क्लास में। वेरी गुड शुभादीप। प्रगति, रीता श्री, ये आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग में। ठीक है, तो इसमें हमारे आंसर्स में कुछ गड़बड़े मिलेंगी, क्योंकि हमारी किताब के अंदर जो आंसर्स हैं, फटाफट से बताओ, हमारी किताब में जो आंसर्स हैं वो एज पर स्टडी मटेरियल हैं, जो इनसे चूट नहीं कर रखे हैं, तो इनमें गलतियां होंगी, घबराने की बात नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वही करके आना है। ओके हाँ, उन्हें साहिल हम लोग शॉर्ट टर्म में दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या बोरिंग में आपको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बताना पड़ेगा? हाँ। क्या सिक्योरिटी का नाम बताना पड़ेगा? हाँ। लेंडर का नाम बताना पड़ेगा? हाँ। ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद डेफर्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन और लीज ऑब्लिगेशन भी बतानी पड़ेंगी। ये लीज की क्या है, जो आपने कार किस्तों पे ले रखी है ना, कार फाइनेंस करा रखी है, वो आइटम है, आपको ये भी बतानी पड़ेगी। फिर उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में कोई लंबी लायबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर फॉर मशीन, सिक्योरिटी, डिपॉजिट रिसीव, ध्यान देना ये लॉन्ग टर्म है, तो कोई भी लॉन्ग टर्म आइटम जो होती है वो सब यहां पर चली आती हैं, जो आपने पैसे देने हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में इकलौता एग्जांपल है रिटायरमेंट बेनिफिट्स का। शॉर्ट टर्म बोरिंग वैसी ही है जैसे लॉन्ग टर्म है, वही बस इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, बैंक ओडी। आपको मैंने बताया था, बैंक ओडी हमेशा क्या माना जाएगा? फटाफट से बताओ, बैंक ओडी हमेशा क्या माना जाएगा? हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। भाई कोई भी आदमी कहता है मैं अब लोन व्हाट इज लोन रीपेबल ऑन डिमांड? वो आदमी कह रहा है लोन दे दो, जब चाहो वापस ले लेना, उसे बोलते हैं लोन रीपेबल ऑन डिमांड। ये हमेशा क्या माने जाएंगे? शॉर्ट टर्म। बैंक ओडी भी शॉर्ट टर्म है, ये भी शॉर्ट टर्म है।
रिश्तेदारों के लोन आमतौर पे क्या होते हैं, फटाफट से बताओ। रिश्तेदारों के लोन आमतौर पे क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म। करंट मैच्योरिटीज तो यहीं पर आएंगी, डिपॉजिट और लोन यहां पर आ सकते हैं। ट्रेड पेबल में आपको एमएसएमई और अलग अलग करने पड़ेंगे, हालांकि आपके एग्जाम में ये डाटा होगा ही नहीं। क्रेडिटर भी इसमें आएंगे, बीपी भी इसमें आएंगे। इसमें एजिंग शेड्यूल भी देना पड़ता है, कुछ याद है? मैंने बताया था एजिंग शेड्यूल भी होता है। शौर्य ऑपरेटिंग लीज की ऑब्लिगेशंस यहां नहीं आती हैं। अब मैं अभी शुभाजीत आपको दिखाऊंगा कि कैसे करंट मैच्योरिटी दिखाते हैं, बाकी सवाल करते वक्त बताएंगे। एजिंग शेड्यूल होता है जो हमारा इंस्टीट्यूट पूछता नहीं आपसे, हमें बताना पड़ता है ये क्रेडिटर की उम्र क्या है, कितने साल से ये क्रेडिटर हमारे पास खड़ा हुआ है। ओके, उसकी उम्र बतानी पड़ती है। फिर इसके बाद अदर करंट लायबिलिटी में देखो, एक्सपेंसेस पेबल आएंगे, एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। ध्यान दें, एक्रूड इंटरेस्ट। लोन कहां पर है, फटाफट से बताओ। लोन कहां पर है? लोन ऊपर है, पर उनका इंटरेस्ट कहां पर है? उनका इंटरेस्ट अदर करंट लायबिलिटी में है। मुझे वादा करो कि ये बात आपको समझ में आ गई है। कुछ लोगों को ये लगता है कि ब्याज को लोन में ऐड कर दो। आप में से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है? उनको लगता है ब्याज को लोन में ऐड करके बैलेंस शीट में दिखा दो। इट इज नॉट लाइक दिस। ब्याज कहां जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी। और लोन कहां जाएगा? बोरोइंग्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म की है चाहे लॉन्ग टर्म की है। डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, साहिल वो आपने गलत पढ़ रखा है, भूल जाओ उसको, ठीक है। नॉट नीडेड इन व्हाट यू स्टडीड इन फाउंडेशन, भूल जाओ उसको, ये पॉइंट ठीक नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, फिर एडवांस इनकम। एक बच्चे ने बोला था सर आपने अगर कोई इनकम एडवांस में ले ली है तो कहां जाएगी? तो एडवांस की इनकम भी अदर करंट लायबिलिटी में आएगी। एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, ओएस का मतलब है आउटस्टैंडिंग। अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट, ये मैंने आपके साथ लास्ट टाइम भी कहा था, हम चर्चा इसकी कर देंगे किसी सवाल के जरिए। मैंने ये अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं किया हुआ है अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट, ये बाद में कर देंगे डिस्कस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स लेस एडवांस टैक्स। अच्छा, क्या ये दोनों लेस करके दिखाने जरूरी है? द आंसर इज नो। आप इन्हें अलग अलग भी दिखा सकते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अलग दिखाएं और एडवांस टैक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में अलग दिखाएं। ओके, बाकी नेट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या एसेट्स की प्रोविजंस आप अपने पास यहां दिखाते हैं? यह बात मैंने बताई थी आपको। कोई भी प्रोविजन विच इज ऑन एसेट्स क्या लायबिलिटी साइड पर आएगी कि एसेट में माइनस होगी? वो एसेट में माइनस होगी। ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट हमने आपके साथ बता रखे हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, ध्यान दें, एक बच्चे ने पूछा था ना अभी अभी कि फर्नीचर अगर बेचने के लिए है तो कहां जाएगा? पीपीई क्या होता है? हेल्ड फॉर यूज। अगर बेचने के लिए है तो क्या वो पीपीई है? फटाफट से बताओ। अगर पीपीई बेचने के लिए है तो वो आपका धंधा है तो स्टॉक है। ये कहां जाएगा? मेरे पास एक कैलकुलेटर है, मेरा कैलकुलेटर को बेचने का धंधा नहीं है, पर यह बेचने के लिए रखा हुआ है मैंने। मेरे पास ये फालतू है, आप में से कोई बच्चा खरीदना चाहे तो मैं इसे बेचना चाहता हूं। फटाफट से बताओ ये कहां जाएगा? अगर ये भी हेल्ड फॉर यूज नहीं है, हेल्ड फॉर यूज नहीं है, बेचने के लिए रखा हुआ है, एसेट तो ये है, इकोनॉमिक संसाधन है, बेचकर हमें पैसे मिलेंगे और मेरे कंट्रोल में है, एसेट तो ये है, कहां जाएगा? ये आपका जाएगा अदर करंट एसेट में। ओ माय गॉड, ये तो हमें पता ही नहीं था। पीपीई हेल्ड फॉर सेल, ये जाएगा अदर करंट एसेट में। ओके, अच्छा, अगर तुम्हारा ये कैलकुलेटर बेचने का धंधा होता तो बताओ फिर ये कहां जाता? फिर ये आपका आता इन्वेंट्री में। अगर धंधा हो जाता तो यहां पर। और अगर ये हेल्ड फॉर यूज है तो कहां जाएगा? फटाफट से बताओ। अगर ये हेल्ड फॉर यूज है तो कहां जाएगा? मैंने कहा मैं इसको अपने पास यूज के लिए रखा हुआ है, तो ये कहां जाएगा? दिस विल गो टू, हेल्ड फॉर यूज है, इट विल गो टू पीपीई। तो आई होप आप अपने पास कॉन्सेप्चुअली चीजों को लेकर चलेंगे और आप रटेंगे नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं,
आप इसको फील करेंगे भी। जब आप कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है। शुरुआत में लगता है भाई साहब ये क्या है, और अगर मान लो हम उस स्टेज को पार कर जाएं तो जीवन पर्यंत वो आसान हो जाता है। ओ माय गॉड! इसका मतलब क्या आपको कॉन्सेप्ट शुरू में दिमाग में भारीपन लाएंगे? हाँ, लगेगा यार रटना ही आसान था। हमेशा ही आपके पास जो सरल रास्ते होते हैं वो आपको गलत जगह ले जाते हैं। ठीक है, थोड़े मेहनत करेंगे। क्या मैं आपको मान लूं कि आप रैंक की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरी क्लासेस में इसलिए आए हैं क्योंकि रैंक लेकर आना है? मैं आपको ये कह सकता हूं अगर रैंक लाना है तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा आपको। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो आसान रहेगा। हम सवाल करेंगे तो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल दो, प्लांट, मशीन, व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, शुभादीप कह रहे हैं अगर मेरे पास दो बिल्डिंग है, एक यूज के लिए रखी हुई है और एक सेल के लिए रखी हुई है, तो कहां कहां जाएगी? और आपका वो धंधा नहीं है शुभादीप, मैं मान रहा हूं कि तुम्हारा वो धंधा नहीं है, तो जो तुमने यूज के लिए रखी हुई है वो पीपीई में आएगा, और जो बिल्डिंग सेल के लिए रखी हुई है वो तुम्हारे पास अदर करंट एसेट में आएगा। एक बात और सुनना शुभादीप, तुमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी ही बेचने के लिए, यह भी तो हो सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग, आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग, नॉट फर्नीचर। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी के लिए पहले ही एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीद के रखी हुई है कि शादी के समय बेच करके पैसे मिलेंगे और शादी कर देंगे। ये कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग है? ये कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग है? इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, बताओ। मैंने कहा यही तो। मेरे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये कहां जाएगी? मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो ये कहां जाएगी? लैंड एंड बिल्डिंग, तो पीपीई। क्या आपने ये एज्यूम कर लिया ये किसके लिए है? आपने ये एज्यूम कर लिया कि ये हेल्ड फॉर यूज है। आपने लैंड एंड बिल्डिंग बाय की है फॉर सेल। कैसा हो सकता है? आप में से कुछ लोग बिल्डिंग खरीदते हैं या लैंड खरीदते हैं बेचने के लिए, एंड इट इज नॉट आवर बिजनेस। हमारा बिजनेस नहीं है, पर मैंने खरीद ली है बेचने के लिए। मुझे फटाफट से बताओ ये क्या कहलाती है? ये बेसिकली कहलाती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जानते हो ये कहां जाएगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओ माय गॉड! ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब मुझे फटाफट से बताओ आपके घरों में आपके मम्मी पापा ने भी क्या इन्वेस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग में कर रखी है क्या? अपने घरों में देखो, क्या आपके घरों में आपके माता पिता ने लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर रखी है? हाँ, वो उनकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, उनका बिजनेस नहीं है। अच्छा, मान लो किसी का काम ही लैंड एंड बिल्डिंग का बेचने का है, बाय फॉर सेल, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, क्योंकि हमारा नाम डीएलएफ है। आपको मालूम है डीएलएफ एक बिल्डर है, तो आप में से जो नहीं जानते उनको बता रहा हूं, डीएलएफ एक बहुत बड़ा बिल्डर है। क्या इसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना बिजनेस का पार्ट है? ये क्या है? ये इन्वेंट्री है, स्टॉक।
ये क्या है? ये इन्वेंट्री है। ओके, क्या लैंड एंड बिल्डिंग जो हेल्ड फॉर यूज थी, नाउ इट इज बीइंग हेल्ड फॉर सेल? क्या ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग थी, यूज के लिए रखी हुई थी, यूज हो गया है, अब फालतू हो गई है, जो मैं ये कैलकुलेटर बेच रहा था, ये क्या पहले यूज में था? फटाफट से बताओ, क्या ये पहले यूज में था? हाँ। अब मैंने कहा फालतू हो गया है, बेचने के लिए है। अब ये बताओ, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? नो, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। क्या ये हमारा बिजनेस है? इट इज नॉट इन्वेंट्री, इट इज नॉट पीपीई। ये क्या है? ये कहलाएगा आपके पास अदर करंट एसेट्स। तो मुझे ये बताओ, क्या नाम से निर्णय लिया जाता है? क्या नाम से निर्णय लिया जाता है या भावना से? फटाफट से बताओ। क्या नाम तो चारों के चारों ही कौन है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपको एक बच्चे ने वर्ड बोला नियत, बिल्कुल ठीक। भावना या नियत एक ही बात है। आपकी नियत क्या है उसके हिसाब से तय होता है। ओके, तो जब एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि सर लैंड एंड बिल्डिंग का रट्टा लगवा दो, कहां जाएगा? क्या कोई टीचर इसको रट्टा लगवा सकता है? अगर वो रट्टा लगवाएगा भी तो एक आधे का रट्टा लगवा देगा तो हो गया काम खराब। अगर एग्जाम में दाएं बाएं की बात आई तो पिट गया वो बच्चा। ओके, तो आई होप आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। अगर इसमें सेम एग्जांपल में बिल्डिंग होगी तो वो अदर नॉन करंट एसेट में जाएगी या अच्छा, अंशिका ने कहा है कि सर ये हमारे पास बिल्डिंग है तो अदर करंट एसेट में जाएगी कि नॉन करंट के अंदर जाएगी? तो अंशिका, जब आपने बोल दिया ना हेल्ड फॉर सेल, तो हम ये मानते हैं कि इट विल गेट सोल्ड विद इन हाउ मच पीरियड? विद इन 12 मंथ। चाहे वो बिल्डिंग है चाहे वो गोल्ड है। और अंशिका मुझे फटाफट से बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम 12 महीनों में नहीं बेच सकते? अपने मन में से कचरा हटा देना। तुम्हें लगता था बिल्डिंग है तो 12 महीने के बाद बिकेगी? नहीं। अगर तुम्हारी नीयत है ना बेचने की तो तुम उसे झट बेच लोगे। थोड़ा सस्ता कर लोगे तो झट बिक जाएगा। और अगर नीयत नहीं है ना तो तुम स्टॉक भी नहीं बेचोगे अपना। इसका मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ बिल्डिंग है तो मैं नॉन करंट बोल दूंगा। अगर वो हेल्ड फॉर सेल है, अगर वो हेल्ड फॉर सेल है, इट इज ऑलवेज अदर करंट एसेट। ओके, बिकॉज हमारी वो भावना ये है। तो हम यहां पर जो बात करते हैं ना ईमानदारी की करते हैं। व्हेन आई एम सेइंग हेल्ड फॉर सेल तो मेरी ईमानदारी की भावना है बेचने की, देयरफॉर इट इज अदर करंट एसेट। आई होप यू गॉट द आंसर। ओके, अच्छा, साहिल कह रहे हैं अगर प्रॉपर्टी बेचने में फायदा होता है तो कैपिटल गेन है कि नॉर्मल? हमारे यहां नॉर्मल है, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन है। ओके, वो पर हमारी इनकम टैक्स की क्लास नहीं है ना, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आइए मेरे साथ साथ, हम अपने एसेट्स के अंदर हमेशा हमेशा एक चार्ट देंगे। क्या आपको याद है मैंने आपको ये चार्ट दिखाया भी था? हालांकि दिखा नहीं था आपको वो चार्ट, जिसमें आप उस चार्ट की सब डिटेल्स मेंशन करोगे। ये जो कोई सवाल करेंगे ना तो आपको ही पता चलेगा। हाँ, रिको स्टेटमेंट। रिको स्टेटमेंट अभी मैंने आपको शौर्य बनवाई नहीं, किसी सवाल में जब बनवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, फॉर द टाइम बिंग मैंने इसे प्रैक्टिकल सवालों में लिया है क्योंकि इट इज अ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन शब्दों से नहीं आएगी, प्रेजेंटेशन करके आएगी। ओके, फॉर द टाइम बिंग मैंने कहा एक रिको स्टेटमेंट होती है जो हमें बनानी पड़ती है। इसके अलावा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग बता दिया, आईए का मीनिंग बता दिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो या करंट हो, देखो दोनों मैंने बराबर लिखी हुई हैं। नॉन करंट है या करंट है, दोनों इसमें आएंगी। इफ वी आर मेकिंग वेबसाइट फॉर आवर ओन यूज इट विल बी इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, द आंसर इज यस। तो भाई ये बताओ नॉन करंट वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी होंगी? नॉन करंट वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी होंगी जिसमें आपकी भावना बेचने की कितनी है? ध्यान देना, फिर से भावना ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें भावना है मोर देन 12 मंथ्स, जिसमें 12 महीने के बाद बेचने की भावना है।
और यहां आपकी भावना क्या है, फटाफट से बताओ। यहां आपकी भावना क्या है, विद इन 12 मंथ्स। इसमें एक एफडी जो होती है 12 महीने वाली, उसे हम अलग बोलते हैं, बस उसको एफडी को भी मुद्दा आएगा, उसका डिस्कस करेंगे। दृष्टि कह रहे हैं सर वेबसाइट अगर हम खुद बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट नहीं होती है। बिल्कुल होती है। सबसे पहले डोमेन खरीदते हो, वो आपकी कॉस्ट होती है, फिर आप कोडिंग करते हो, उसकी कॉस्ट होती है। और अगर आपने कहा सर हम खुद ही सब काम कर रहे हैं एंड देयर इज नो कॉस्ट, तो एसेट तो वो है, बुक्स में नहीं आएगा। ओके, द मोमेंट आप कहोगे कि सर हमारी मान लो कॉस्ट कोई नहीं है, तो फिर क्या बुक्स में आ सकता, नहीं आएगा। ओके दृष्टि, तो लॉजिक से चलना है। आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे मैं भी उन्हीं लॉजिक से आंसर दूंगा। कोई इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल बताओ। आप में से कौन कौन सा बच्चा ऐसा है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है? शेयर, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, गोल्ड, फर्म, यानी आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये क्या है भाई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एनी आइटम। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, वो होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसके अंदर बाय की गई है विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट। इनमें भी कोटेड अनकोटेड बताना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कैसे निकाली आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई लोन्स एंड एडवांसेस हैं, चाहे लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म है, जैसे कि कैपिटल एडवांसेस, मीनिंग बताओ व्हाट इज कैपिटल एडवांस? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एडवांस? शायद ये वाला पॉइंट हमने क्लास में कवर नहीं किया था। एडवांस फॉर परचेजिंग प्लांट, इसे बोलते हैं कैपिटल एडवांस। ओके, एडवांस फॉर परचेजिंग पीपीई, यानी आप कोई एसेट खरीदना चाहते हैं, आपने उसके लिए एडवांस दिया। एसेट कौन सा है? पीपीई। तो ये बेसिकली कहलाते हैं कैपिटल एडवांस। ओके, वो हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। स्टाफ का एडवांस, स्मॉल एडवांस, सारे एडवांस आएंगे। क्या रिश्तेदारों के भी एडवांस यहां पर आएंगे? हाँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी यहां पर आएंगे, एडवांस टैक्स भी यहां पर आएगा, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। नोटिस कर रहे हो? जब लायबिलिटी साइड पर लिखा था तो मैंने पता क्या लिखा था? दिस माइनस दिस। एसेट साइड पर लिखा है तो मैंने कहा है दिस माइनस दिस। डिपेंड करता है कौन सी फिगर बड़ी है। अगर एडवांस टैक्स ज्यादा है प्रोविजन फॉर टैक्स से, तो मैं यहां पर लिखूंगा, और अगर लायबिलिटी ज्यादा तो वहां पर लिखूंगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है एडवांस टैक्स होता क्या है? एडवांस टैक्स होता है कि जो सरकार को आपका टैक्स बनता है आप उसको पहले ही जमा करा देते हो, तो वो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसके अगेंस्ट आप टैक्स जमा करा देते हो। तो इसका मतलब आपने कहा जी मैं मोदी जी को इतने पैसे देने हैं और आप दे चुके हैं एडवांस टैक्स, तो मैंने कहा इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, इन दोनों को सेटअप करके लायबिलिटी साइड पर भी लिख सकते हो, इन दोनों को सेटअप करके एसेट साइड पर भी लिख सकते हो। ओके साहिल, दीज आर ऑल ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। कोई और भी अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं तो यहां पर आ जाएंगे। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, फिनिश्ड स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर, कंज्यूमेबल, लूज टूल्स। लूज टूल्स, लूज टूल्स यानी कि जो हथौड़ी, छेनी या इस तरह का सामान होता है, पेचकस, ये सब लूज टूल्स कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? ये बातें हमने नहीं कर रहे हैं आपकी, ये हमने लास्ट क्लास में कवर नहीं की हुई थी। अगर क्वेश्चन में लिखा है लूज टूल्स आर पीपीई, तो बोलना ओके, दे आर पीपीई। नहीं लिखा हुआ है तो लूज टूल्स आर इन्वेंट्री। क्या आप मेरी बात ध्यान रहेगी? समटाइम्स लूज टूल्स आर पीपीई, दे आर लूज टूल्स, लेकिन बड़े बड़े टूल्स होते हैं वो। क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि ये पीपीई है। अगर लिखा है तो दिमाग का बटन बंद कर देना, डाल देना उसे पीपीई में। नहीं लिखा तो कहां जाएगा? यहां पर जाएगा। एक बच्चा फालतू की बात बार बार कर रहा है, मैंने कहा शायद वो समझ जाएंगे। वो बोल रहा है कि सर मान लो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग इनकम करी जो कि इलीगल है। पहली बात तो इलीगल नहीं है इंडिया में। अगर वो इलीगल है तो भी क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगी? द आंसर इज यस। अब आप बोलोगे सर इलीगल को मैं लिखूंगा क्यों, लिखूंगा ही क्यों? मैंने कहा भाई मेरे को अगर बताओगे तो मैं सब लिखूंगा, अगर इलीगल है तो बताओ ही मत।
अगर आप बताएंगे और पूछेंगे इसका क्या करना है, बोलूंगा लिखो। ओके, तो देयरफॉर सचिन आस्क गुड क्वेरीज, नॉट क्वेरीज। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू आस्क गुड क्वेरीज। अच्छा, तो वापस चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा हमको अपने पास लूज टूल्स जो पीपीई नहीं है वो आपको बताने पड़ेंगे। डेटर्स पर आ जाओ, हमें डेटर्स पर भी कुछ बातें बतानी है। डेटर में हमारे पास जो है वो डेटर एंड बियर दोनों हैं। इनमें जरूर बताएं कि ये गुड हैं कि डाउटफुल हैं, माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। फिर अगर ये सिक्योर्ड हैं, अनसिक्योर्ड हैं, ये भी बताएं, और उनकी एजिंग भी बताएं। एजिंग मतलब कि वो 0 to 6 मंथ वाले हैं, 6 to 12 मंथ वाले हैं, 12 से 24 महीने वाले हैं, 24 से 36 महीने वाले हैं, या मोर देन 36 महीने वाले हैं, ये भी आपको बताना पड़ता है। अगेन इट इज मोर ऑफ द प्रेजेंटेशन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नव्या कह रहे हैं मुझे डेटर में दिक्कत आ रही है। कहां दिक्कत है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो कौन सा पॉइंट है। इन द मीन टाइम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके पास क्या क्या चीज आती है। हाँ श्योर है, यहां एजिंग जरूरी है। रजिस्टर को खोलेंगे और लिखेंगे। नहीं नहीं नव्या, वो सब बेकार, वो आपने जो कहा ना डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोविजन सब कचरा है, वो आपने छोड़ा है पीछे, कोई जरूरत नहीं है, वो सब आपको पागल बनाया गया था। ओके, देखना कैसे करेंगे हम लोग, भूल जाओ उसको, याद ही मत करना कि वो क्या था। इन्वेस्टमेंट को डीसीएफ मॉडल से वैल्यू करके दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में। शौर्य, हमें को हमको डीसीएफ मॉडल से वैल्यू किया गया, ये बस डिस्क्लोज करना होता है, प्रेजेंट नहीं करना होता। ओके, लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या आप लोग रजिस्टर लेकर बैठे हैं? मैंने आपसे कहा था एक रजिस्टर लेकर बैठना। क्या रजिस्टर लेकर बैठे हैं आप लोग? ओके, सवाल लिखेंगे। ओ भाई मेरे, ये कहां पर अटक गया? क्या आप बाकी सब टीचरों को भी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि नहीं आती हैं, या हमें ही आती हैं? अच्छा, उनको भी आती हैं, फिर ठीक है, मुझे लगा था मुझे दिक्कत आती है। लिखें एग्जाम्पल। छोटा सा एक ट्रायल बैलेंस बनाएं और यहां लिखें डेटर्स। BR प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या मैंने एक्सट्रैक्ट बनाया? एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, पूरा नहीं है, थोड़ा सा है। नीचे लिखें एडिशनल इंफॉर्मेशन। डेटर्स इंक्लूड ABCDE। अमाउंट 1 लाख, 120, 180, 5 लाख, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 1 लाख। ड्यू फॉर 7 months, ड्यू फॉर 1 month, ड्यू फॉर 13 months, ड्यू फॉर
36 months and due for more than 36 months. Provision for doubtful debt was created on E. हमने प्रोविजन बनाई थी on E. कंपनी considers A, B and C as good debts. कंपनी को ए बी सी क्या लगते हैं? गुड डेटर्स लगते हैं. वाइल डी एंड डाउटफुल. All debtors are unsecured. Present it in बैलेंस शीट. इसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करें. क्वेश्चन लिख करके मुझे बताएंगे. मैंने आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट दी है, छोटा सा ट्रायल बैलेंस दिया है, उसके नीचे कुछ बातें लिखी हैं कि इसमें ए बी सी डी ई हैं, और उसके बाद बताया कि ये गुड डेटर्स हैं, कौन डाउटफुल हैं और डेटर्स सिक्योर्ड हैं कि नहीं है. मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन सिखाना चाहता हूं. तो मुझे ये बताओ, व्हेन आई से प्रेजेंटेशन, तो आर यू गोइंग टू लर्न एनी कॉन्सेप्ट और आर यू ओनली गोइंग टू लर्न हाउ टू शो इट? You are going to learn how to show it. Nothing conceptual in this. ये एक तरीका है सिर्फ प्रेजेंट करने का. ओके. तो इसमें क्या होता है ना कि अगर मैं आपको एक सवाल में करके दिखा दूंगा तो क्या आप उसको फिर फॉलो कर लेंगे? द आंसर इज यस. मैं एक आपको बताता हूं कि मैंने इसका एग्जाम्पल क्यों बनाया. इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पर हमारा इंस्टीट्यूट इतना डिटेल में कभी क्वेश्चन डालता नहीं है. तो रियल में आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आप पाओगे थोड़ा सा उसमें जरा सा पॉइंट पूछेगा. मैंने इसमें सारा कुछ डाल दिया. चल सकते हैं? हाँ, रितेश कह रहा है थोड़ा सा तो अच्छा सा लिखो. हाँ रितेश बेटा, अब मैं अपना लेवल बेस्ट कर रहा हूं. ठीक है, थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे समझने का तो समझ में आएगा. और चिंता की बात नहीं, 2-4 क्लास बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा. ठीक है. हाँ जी, क्या हम शुरू कर दें इसका आंसर करना? फटाफट से बताओ. तो सबसे पहले सॉल्यूशन. हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है बैलेंस शीट. ठीक है, हमें बनानी है बैलेंस शीट. क्या हम बैलेंस शीट का भी एक्सट्रैक्ट ही बनाएंगे? द आंसर इज यस. हम बैलेंस शीट का भी एक्सट्रैक्ट ही बनाएंगे. मुझे बताओ इस सवाल में कौन से आइटम हमारे लिए रेलेवेंट है? क्या करंट एसेट रेलेवेंट है? हाँ. और करंट एसेट में भी ये कहां पर जाएगा? फटाफट से बताओ. इसका नाम क्या था? इसका नाम था ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल में
नंबर 1, ट्रेड रिसीवेबल में नंबर 1। हाँ साहिल, अभी बताते हैं, आप जो कह रहे हैं आप अभी आपकी क्वेरी का आंसर देंगे, ठीक है। तो नंबर 1 तो अब मुझे क्या बनाकर दिखाना है, अब मुझे बनाकर दिखाना है उसका एक नोट। क्या आप मेरे साथ साथ हैं? बिल्कुल ठीक। तो हम पहुंच गए, अब पता कहां पर, हम आ गए ट्रेड रिसीवेबल पर। सबसे पहले मुझे बताओ कि ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स गुड कौन से हैं? डेटर्स गुड कौन से हैं? तो क्या आप टोटल करके बता सकते हो हर्षित? ए बी सी गुड डेटर्स हैं, उनका अमाउंट कितना है? तो इसका मतलब गुड डेटर्स का मुझे अमाउंट चाहिए। तो अब मैं ऊपर नहीं कर रहा हूं या करूं? ए बी सी का, तो ए बी सी का अमाउंट कितना हो गया, इसको जोड़ना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 4 lakhs। फिर लिखूंगा मैं डाउटफुल। फटाफट से बताओ डाउटफुल कितने हैं? हाँ रितेश, मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, सी कैसे, मतलब मैंने बोला है कि कंपनी ने ए बी सी को गुड मानती है, तो कंपनी मानती है तो यू कांट से कि क्यों मानती है, ठीक है। तो डाउटफुल का बताओ कितना है? डाउटफुल में आ गए आपके पास सी और डी। तो रीता श्री ने और हिमांशी ने, राधिका, श्रुति, महक, प्रगति, सम्राट, डाउटफुल में 15 लाख कहां से आ रहा है भाई? डाउटफुल में कितना अमाउंट आएगा? 6 lakhs। इसमें कौन आ रहे हैं? वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कौन आ रहे हैं फटाफट से बताओ। इसमें ए बी सी है, इसमें डी और ई है, कोई दिक्कत नहीं तो मुझे बताओ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या हमने इस पर कोई प्रोविजन बनाई हुई है? क्या हमने इस पर कोई प्रोविजन बनाई हुई है? हाँ, अमाउंट बताओ कितने का है। बैलेंस ट्रायल में चेक करो, हमने एक प्रोविजन बना रखी है। प्रोविजन कितने की है? 50,000। मुझे बताओ डेटर्स नेट कितने हो गए? नेट डेटर्स कितने हो गए? तो नेट डेटर हो गए 9,50,000। मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये डेटर सिक्योर्ड हैं कि अनसिक्योर्ड हैं। तो मुझे फटाफट से बताओ कि इसमें से सिक्योर्ड डेटर्स कितने हैं? फटाफट से बताओ, सिक्योर्ड कितने हैं? नील। अनसिक्योर्ड डेटर्स कितने हैं? अनसिक्योर्ड डेटर्स कितने हैं? अनसिक्योर्ड डेटर है 9.5 लाख। एक बच्चा पूछ रहा है, क्या मैं प्रोविजन को लायबिलिटी साइड पे शो कर सकता हूं? द आंसर इज नो एंड नेवर। लायबिलिटी में प्रोविजन वही आएंगी जो लायबिलिटी की डेफिनेशन पूरी करती हैं, बाकी एसेट की प्रोविजन एसेट से घटेंगी। हमें ये क्या करना है? हमें ये डिस्क्लोज करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद मुझे बताना है कि आपके बीआर कितने हैं। मुझे फटाफट से बताओ बिल्स रिसीवेबल कितने हैं। ट्रायल को चेक करेंगे और मुझे बताएंगे बिल्स रिसीवेबल कितने हैं। दिस इज 2 लाख। तो व्हाट इज योर टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स? बताइए टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं? तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल हो गए 11,50,000, 11,50,000। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। क्या मुझे कॉन्टिन्यूएशन में अभी कुछ और भी बात करनी है? हाँ, मुझे अभी इसके कॉन्टिन्यूएशन में अभी भी कुछ और बात करनी है। बताओ अभी क्या रह गया? मैंने बता दिया सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, मैंने बता दिया गुड और डाउटफुल। अभी क्या रह गई है? अब रह गई है एजिंग। अब आप मुझे डेटर्स की एजिंग बताएंगे कि इसकी एजिंग क्या है।
एजिंग में ये बताओ साहिल, आपकी क्वेरी भी थी इस पर, 0 to 6 मंथ में ये अप टू 6 मंथ होता है, ठीक है। 0 to हाँ, कृष्णा कह रहे हैं आपने बोला था एजिंग शो नहीं करना, कृष्णा क्रेडिटर में नहीं शो करना, पकड़ रहे हो बात कृष्णा के, नहीं डेटर में करना है, ठीक है, यानी एजिंग शो होगी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर कि ये बताओ कि ये इसका क्या मतलब हमारे पास हो गया। साहिल की एक क्वेरी है, मैं वो क्वेरी एड्रेस कर रहा हूं, ठीक है, वो क्वेरी कई लोगों की हो सकती है। दिस इज टुडे, सब बच्चे सुनेंगे। मुझे ये बताओ आपके पास यहां डेटर कितने के खड़े हैं, फटाफट से बताओ, डेटर कितने के खड़े हैं, 9,50,000 के। डेटर कितने के हैं, 9,50,000 के, जिसमें ए ने जो पैसा देना है, ए ने जो पैसा देना है वो जरा देखो आपके पास क्या लिखा है, 7 महीने हो गए उसने पैसा नहीं दिया। तो मुझे फटाफट से बताओ क्या ए यहां से ड्यू हो गया? 7 महीने से पैसे लटका रखे हैं उसने। मुझे बताना बी ने पैसे कब से लटका रखे हैं, शायद 1 मंथ था ना, एक बार देख ले। हाँ स्नेहा, क्रेडिटर में भी बनता है एजिंग शेड्यूल, आपने नहीं देना एग्जाम के लिए, ओके, वो आपको चिंता की बात नहीं, डाटा ही नहीं मिलेगा। क्या एजिंग के लिए डाटा होना चाहिए? भाई इसको 7 महीने हो गए, इसको 8 महीने, डाटा होगा तो एजिंग करोगे ना, तो आपको क्रेडिटर में एजिंग का डाटा ही नहीं देगा, वो इसी में एजिंग का डाटा देगा। मुझे बताओ हमारे पास बी ने पैसे कब से देने हैं? 1 महीने से देने हैं। सी ने पैसे कब से देने हैं? 13 महीने से। सी ने 13 महीने से पैसे देने हैं। अच्छा, डी ने कब से देने हैं? 36 महीने से, ओके। डी ने 36 महीने से पैसे देने हैं, और ई ने कब से देने हैं? मोर देन 36। साहिल का कहना था मोर देन 36 है, तो ये डेटर करंट कैसे हो गए? क्या आपके बात मन में आ रही है कि सर ये करंट कैसे हो गए? क्योंकि साहिल, आप यहां पर खड़े हैं और आपसे पूछा जा रहा है क्या अगले 12 महीनों में ये पैसा मिल जाएगा? द आंसर इज यस, ओके। हम आगे की तरफ देख रहे हैं साहिल, क्या ये 12 महीने में पैसा मिल जाएगा? द आंसर इज यस। बड़ी मजे की बात तो साहिल ये है, जब यहां पर बैलेंस शीट बनाई थी तो हो सकता है हमें तब पता नहीं था ई के बारे में, हो सकता है ई को मैंने यहां पर भी डेटर को करंट में ही दिखाया हो। समझ में आ रही है? क्योंकि मुझे थोड़ा ना पता था लटका देगा। ई यहां भी मैंने करंट ही दिखाया हो, ई यहां भी मैंने करंट ही दिखाया हो, और ई यहां पर भी मैं करंट ही दिखाऊंगा। इसका मतलब मेरी भावना तो समझो, अब साहिल समझ में आ रही है? वो मुझे पैसे दे नहीं रहे का मतलब ये नहीं है कि मेरी भावना में बदलाव आ गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। इसका मतलब हम जब देखते हैं तो 36 महीने से पैसे नहीं दिए, पर तुम्हारी भावना अभी भी है कि कितने महीने में पैसे आ जाएंगे, 12 महीने में, देर फोर ये हमारे करंट में है। अब समझ में आ गई साहिल? तो दिस इज लाइक दिस। तो अब मुझे फटाफट से ये बताओ 0 to 6 मंथ वाले में कौन आएगा? मतलब ये आप देख रहे हैं कितना बासी है, 12 महीने में तो सारे ही दे देंगे, लेकिन 0 to 6 मंथ से आपको किसने लटका रखा है? तो आपको 0 to 6 मंथ ने बी ने लटका रखा है, बी फॉर बॉम्बे। तो मुझे फटाफट से बताओ इसका अमाउंट कितना था? अप टू 6 मंथ का 120, ओके। 6 ये होता है मोर देन 6 to 12 मंथ, यानी अप टू 12 मंथ। मुझे फटाफट से बताओ इसमें कौन आएगा?
हाँ, शिवांग कह रहा है फिर नॉन करंट का क्या मतलब हुआ? शिवांग, मैंने किसी डेटर को बोला मैं तुम्हें माल बेच रहा हूं, तुम मुझे 2 साल में पैसे दे देना। अब मुझे पहले ही पता है कि पैसे 2 साल बाद देगा, वो नॉन करंट होगा। ओके शिवांग, डिपेंड करता है, बट अगर मैं कुछ क्वेश्चन में नहीं बोल रहा तो आप क्या मानेंगे कि मैं उन्हें कितना पीरियड दे रहा हूं? अप टू 12 मंथ, देयर फॉर इट इज ऑलवेज करंट। ओके अच्छा, ये आ गया आपके पास 1 लाख रुपए। आप नोटिस कर रहे हैं 0 to 6 में कहां आएगा? 6, फटाफट से बताओ। 0 to 6 में 6 कहां पर आएगा? तो 6 आएगा हमारे पास पहले वाले में, और मोर देन 6 आएगा नीचे वाले में। आई होप ये बात ध्यान रहेगी आपको। अच्छा आगे बताओ, 12 से 24 महीने वाला कोई था क्या? 12 से 24 महीने, मेरे ख्याल से मैंने और कोई नहीं लिया था। ए बी, एक ए लिया था, एक बी लिया था। सी का कितना था? हाँ नहीं, सी था, सॉरी, सी 13 महीने था, वो सी इसमें आ जाएगा। ठीक है सी भी था, और डी का देखते हैं फिर डी कितना था। 24 से 36 महीने, डी कौन सा था? डी था, डी शायद एग्जैक्ट 36 महीने था। फटाफट से बताओ, एग्जैक्ट 36 इसमें आएगा कि अगली कैटेगरी में आएगा? एग्जैक्ट 36 महीने इसमें आएगा कि अगली कैटेगरी में आएगा? इसी में आएगा। और 36 महीने एक दिन किस में आएगा? 36 महीने एक दिन अगली कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो ये कितना अमाउंट आ रहा है एक बार चेक करके बताना, ये अमाउंट कितना था 24 से 36 महीने वाला? 5 लाख। ओके, और फिर मुझे बताओ 36 से आगे ये अमाउंट कितने का था? इसमें प्रोविजन का अमाउंट घटा देना। प्रोविजन का अमाउंट कितना था घटा करके बताना। 1 लाख रुपए था, माइनस प्रोविजन तो 50,000। ओके, क्या टोटल 9.5 लाख बन जाएगा? अब मुझे एक बात बताओ, क्या बैलेंस शीट तो 9.5 लाख से बहुत पहले ही टैली हो जाती? खाली इतने से ही बैलेंस शीट टैली हो जाती? फिर ये हम जो कथा दे रहे हैं, इस कथा का यूज क्या है? इस कथा का यूज सिर्फ प्रेजेंटेशन है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, और अब आप आगे जब सवाल करोगे तो आप मुझसे ये ना बोलोगे सर ये कैसे प्रेजेंट करना है। ओके, क्या मैं आगे चल सकता हूं? फटाफट से बताइए। हाँ, अभी ब्रेक देंगे, एक बच्चा ब्रेक की बात कर रहा है, ब्रेक भी देंगे। ठीक है इधर आ जाओ इधर आ जाओ। तो मुझे ये बताओ, डेटर्स के अंदर बियर के बारे में क्या क्या डिस्क्लोज करना है? फटाफट से बताओ क्या क्या डिस्क्लोज करना है। हमें बताना है गुड कितने हैं, डाउटफुल कितने हैं, माइनस प्रोविजन कितनी है, सिक्योर्ड कितने हैं, अनसिक्योर्ड कितने हैं, और एजिंग भी देनी है। और एजिंग जो देनी है वो ये वाली एजिंग देनी है। कोई दिक्कत तो नहीं? कैश के बारे में क्या क्या बताना है? अब फिर से, अब जब मैं बोल रहा हूं ना कैश के बारे में क्या बताना है, तो मैं इस पे एग्जांपल नहीं लूंगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन में ये बातें लिखनी है। ओके हाँ, कशिश कह रहे हैं डी के लिए प्रोविजन इसने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उसने बनाया नहीं। पहली बात तो कशिश ये समझ लो, वी आर नॉट डिस्कसिंग वेदर ही इज डूइंग राइट और रॉन्ग, वी आर डिस्कसिंग हाउ टू मेक द बैलेंस शीट एंड पी एंड एल अकाउंट। तो वट एवर दे आर डूइंग इट इज एज्यूम्ड टू बी, इट इज करेक्ट। Okay, they are not making any provision on D, it must be correct. Okay, and they are making provision on E, it is also correct. We are just going to present it. Okay अच्छा, अब बारी आ गई मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में। सुनो ध्यान से, बैंक की एफडी अप टू 12 मंथ वाली इन्वेस्टमेंट है कि कैश एंड बैंक है? बैंक की एफडी अप टू 12 मंथ वाली को हम बैंक मानते हैं। यही बात मैंने इन्वेस्टमेंट में भी बोला था। मैंने कहा था जो एफडियां होती हैं अप टू 12 मंथ वाली, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट, दे आर कंसिडर्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, तो ये बात ध्यान रहेगी आपको कि नहीं ध्यान रहेगी? बैंक की एफडी अप टू 12 मंथ वाली यहां है। अच्छा, मोर देन 12 मंथ वाली कहां चली जाएगी? वो हमारी इन्वेस्टमेंट में चली जाएगी। मोर देन 12 मंथ वाली इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी। ओके, बैंक के बारे में कुछ बातें और बतानी है, कैश बताना है, बैंक बताना है, एफडियां बतानी है,
और बैंक के बारे में ये बताना है ये शेड्यूल्ड बैंक है कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, ये आपको डिस्क्लोज करना है। सर ये है क्या, बैंक शेड्यूल्ड है कि नॉन शेड्यूल्ड है, ये है क्या? देखो ध्यान से, दो तरह के बैंक होते हैं। कितने तरह के बैंक होते हैं? दो तरह के बैंक होते हैं। हमारे देश की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की। कितने तरह के बैंक हैं? दो तरह के, एक शेड्यूल्ड बैंक, एक अनशेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड मतलब बैंक वो हैं जो रिजर्व बैंक के शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल 2 है उनका। जैसे शेड्यूल 3 सीख रहे हो ना, ऐसे ही आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके शेड्यूल 2 में आते हैं, उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। जिन जिन बैंकों का नाम उस शेड्यूल में है, उन उन बैंकों को आरबीआई की सपोर्ट पूरी है, और जिन जिन बैंकों का नाम उस शेड्यूल में नहीं है, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं। उनका कौन है? उनका भगवान श्री कृष्ण है। ओके, क्या आपको सुनकर अजीब लग रहा है? अब आपको अगर मैं कहूं आप जिस बैंक में पैसा रखे हुए हैं वो अनशेड्यूल्ड बैंक है, तो बताओ इसका क्या मतलब हो गया? मैंने कहा आपने अपना पैसा रखा हुआ है अनशेड्यूल्ड बैंक में, इसका मतलब अगर मान लो पैसा आपका डूबा तो आरबीआई क्या मदद करेगा? उसमें आरबीआई मदद नहीं करेगा। फिर मदद कौन करेगा बताओ? फिर उसका लेन देन कहां होगा? फिर उसका लेन देन ऊपर होगा, फिर धरती पे उसका लेन देन नहीं होगा, फिर उसका लेन देन ऊपर होगा। हमारे देश में सभी बैंक शेड्यूल्ड हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। एक बच्चे ने कहा यस बैंक, क्या यस बैंक में पैसा डूबा किसी का? नहीं, लटका थोड़ा सा फिर मिल गया उनको, इसका मतलब डूबा कुछ किसी का बैंक का पैसा नहीं। हमारे देश के सभी बैंक शेड्यूल्ड हैं, पर कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो अभी भी अनशेड्यूल्ड है। कोऑपरेटिव बैंक जैसे पीएमसी बैंक, नाम सुना हुआ आपने? ये क्या हुआ? नेकपाल क्लास चल रही है? क्या क्लास चल रही है क्या? हिमांशी, क्लास चल रही है आप लोगों की? हाँ चल रही है। ओके, मेरे यहां पर क्लास बंद हो गई थी, लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो मैं आपसे कह रहा था पीएमसी बैंक में वो कोऑपरेटिव बैंक था, उसमें जिन लोगों का पैसा था, जब वो बैंक डूबा तो क्या उनका पैसा भी डूब गया? द आंसर इज यस। ओके, इसका मतलब ये कि देयर आर सम बैंक्स विच आर नॉट शेड्यूल्ड। आप ये चर्चा सुनने के बाद जब घर जाओ, घर में बात करोगे, तो क्या आप अपना पैसा शेड्यूल्ड बैंक में रखना पसंद करोगे या अनशेड्यूल्ड बैंक में रखना पसंद करोगे? बताओ जरा, आप किस में रखना पसंद करोगे? आप सब अपना पैसा शेड्यूल्ड बैंक में रखना चाहोगे, क्योंकि उसमें रिस्क क्या है? उसमें रिस्क कम है। अच्छा, जिस कंपनी के आप मालिक हैं, आप पब्लिक हैं, आप गवर्नमेंट हैं, आप कस्टमर हैं, आप सप्लायर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप लेंडर हैं, आप इंप्लॉई है, वो कंपनी पैसा कहां रखती है? अगर अनशेड्यूल्ड में रखती है तो क्या ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? बताओ जरा। मान लीजिए आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं और रिलायंस ने अपना पैसा अनशेड्यूल्ड बैंक में रखा हुआ है। डू यू नीड दिस इंफॉर्मेशन? द आंसर इज यस। एज अ शेयर होल्डर यू मस्ट नो द कंपनी वेयर यू हैड इन्वेस्टेड द मनी इज कीपिंग इट्स फंड्स इन unscheduled bank. Who is going to tell shareholders whether the bank is scheduled or unscheduled? चार्टेड अकाउंटेंट्स। ओके, तो हम अपने पास यहां पर यही बात कह रहे हैं कि आपको यह डिस्क्लोज करना है कि आपका बैंक शेड्यूल्ड है या नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये आपने डिस्क्लोज करना है, इसका और कुछ नहीं है, बस डिस्क्लोजर है। ऐसे ही एक मार्जिन मनी भी होता है। मार्जिन मनी आपको कभी मिलेगा नहीं। मार्जिन मनी इज अ काइंड ऑफ एस्क्रो अकाउंट, जिसके अंदर आप पैसा रखते हैं, वो पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अनलेस सम इवेंट हैपेंस, दैट इज बेसिकली कॉल्ड मार्जिन मनी। ओके, आप पैसा रख देते हो और पैसे को निकालोगे जब कोई घटना घटित हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मार्जिन मनी।
किसी फॉरेन बैंक में पैसा है तो क्या वो भी अनशेड्यूल्ड है? द आंसर इज यस, ऑल फॉरेन बैंक्स आर अनशेड्यूल्ड। ओके, वापिस आ जाओ। अदर करंट एसेट में कौन कौन है? जैसे कोई एक्रूड इंटरेस्ट है, जैसे कोई रिसीवेबल है। एक बच्चे ने कहा था इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल भी रिसीवेबल में आ गया, यहां पर आएगा। पीपीई हेल्ड फॉर सेल भी यहां पर चला आएगा। तो आई होप आपको मेरे पास यहां तक की बातें समझ में आ गई।